हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश यादव और ये है एपिसोड नंबर 1 जहां पर मैं शुरू करने वाला हूं माय एसक्यूएल का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। जी हाँ, ये कोर्स में तुम लोग पूरा का पूरा बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीजें सीखने वाले हो माय एसक्यूएल की। और मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुमको ये प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मदद साबित करने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो और साथ ही साथ अपना लैपटॉप उठाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करना मेरे साथ, सो दैट तुम्हारा जो प्लेसमेंट है एकदम तगड़ा निकले। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं टॉपिक को। देखो, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ये डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस यूज क्यों करते हैं। अगर तुमको ये पता हो कि अगर तुमने कभी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वहां पर एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। जी नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं, साथ में एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस देखो काम किस तरह करता है। जैसे कि अगर तुमने कुछ फ्रंट एंड से डेटा भेजा बैक एंड को, तो जो बैक एंड वाला सर्वर होता है ना, वो डेटाबेस को डेटा भेजता है। ठीक है, तो डेटाबेस का काम क्या रहता है कि जो भी उसके पास डेटा है वो अपने अंदर स्टोर कर ले। बेसिकली डेटाबेस मतलब एक कंटेनर जहां पर बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। और वो स्टोर क्यों होते हैं, क्योंकि आपका सर्वर उस डेटाबेस को भेज रहा है। तो उससे फायदा क्या होगा। और फायदा ये होगा कि जो भी वहां पर डेटा है वो स्टोर है, तो तुम उसको फ्यूचर में जाके यूज कर सकते हो। इसका मतलब कि वो डेटाबेस वोलेटाइल नहीं है, यानी कि अगर तुमने सिस्टम को शट डाउन कर दिया या कुछ हो गया तो वहां से डेटा गायब नहीं हो जाएगा। वो डेटा उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होगा अनटिल एंड अनलेस तुम लोग उसको डिलीट करो। समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं। लेकिन अगर डेटाबेस वो है तो फिर ये माइस्क्यूएल क्या है। तो बेसिकली ये जो माइस्क्यूएल होता है ना, ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब वो मदद कैसे करता है, बेसिकली यहाँ पर ये माइस्क्यूएल एक लैंग्वेज की तरह काम करता है, जिससे वहां पर तुमको कुछ क्वेरी लिखनी पड़ती है जिससे ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेरी जो भी उसके अंदर डेटा स्टोर होता है ना, वहां से वो डेटा फेच होके अपने पास आता है। अपने पास यानी कि बैकएंड के पास आता है और फिर बैकएंड से फ्रंट एंड में जाना, फिर उसके बाद यूजर या फिर जो भी डेवलपर है वो उसको किस तरह डेटा के साथ काम करना है वो काम करता है। तो इसीलिए हम लोग को माइस्क्यूएल सीखना है, क्योंकि हमको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी इंटरैक्शन करना है। तो इसके लिए हम लोग को माइस्क्यूएल सीखना पड़ेगा और यही क्रैश कोर्स में तुमको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो अभी हमने डेटाबेस सीख लिया। ठीक है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये डेटाबेस के आगे लिखा है रिलेशनल। तो मतलब अभी रिलेशनल क्या है, डोंट वरी, वो भी मैं सिखाता हूँ। लेकिन तुमको इससे पहले मैं बता दूं, रिलेशनल का एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है नॉन रिलेशनल। तो नॉन रिलेशनल को हम लोग थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि रिलेशनल होता क्या है। देखो, रिलेशनल का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब, जैसे तुम्हारे डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। अब टेबल क्या वो देखेंगे बाद में। लेकिन जो टेबल होता है ना, वो टेबल वहां पर सिर्फ एक टेबल नहीं होने वाला, वहां पर मल्टीपल टेबल होने वाले। तो वो आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो रिलेशन के थ्रू दर्शाया जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और वो जो तुम्हारा टेबल भी होता है ना, उसके अंदर जो डेटा स्टोर भी होता है वो एक रिलेशन के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन डेटाबेस या फिर रिलेशनल डेटाबेस। फिर साथ ही साथ एक नो रिलेशनल डेटाबेस भी आता है। अब नो रिलेशनल डेटाबेस का तुमको सामने से ही मतलब पता चल रहा है कि भाई उसके बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक डेटा स्टोर है, ठीक है, बेसिकली अगर नॉन रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल देखा जाए तो मोंगोडीबी होता है, वो भी एक डेटाबेस है जहां पर डेटा टेबल के फॉर्म में ना स्टोर होके वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ में, डॉक्यूमेंट है, कलेक्शन है, उसके फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि वो एक जेसन के फॉर्म में। तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, उसके अंदर कुछ आपस में रिलेशन नहीं होता है, बस वो एम्बेडेड फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट्स ऑल। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। और ये रिलेशनल डेटाबेस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर रिलेशन देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस। अब यहाँ पर चलो एक प्यारा सा डेफिनेशन देके रखा गया, उसको देख लेते हैं। A relational database is a type of database that stores and organizes the data in a structured table with row and column। क्या मतलब इसका, कि एक रिलेशनल डेटाबेस एक इस तरह का डेटाबेस है जहां पर जो डेटा है ना वो उसको स्टोर करता है। ऑब्वियसली तुमको मैंने पहले भी बताया था कि डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर ही होता है। और साथ ही साथ ये रिलेशनल डेटाबेस उस डेटा जो स्टोर हुआ है उसको ऑर्गेनाइज भी करता है एक स्ट्रक्चर में। अब वो स्ट्रक्चर क्या बनता है, वो टेबल वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो टेबल बन रहा है तो उसके अंदर कुछ रो और कॉलम तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए उसने बोला है इन स्ट्रक्चर टेबल विथ रो एंड कॉलम। फिर उसके आगे देखते हैं, द टेबल आर लिंक्ड और रिलेटेड। देखो यहाँ पर ये जो रिलेटेड है ना, वो रिलेशन का ही मतलब होता है रिलेटेड। ठीक है, यूजिंग की सच एस प्राइमरी की एंड फॉरेन की which make it easy to retrieve and manage related data efficiently।
इसका क्या मतलब होता है? तुमको यहाँ पर बोर्ड में प्राइमरी की फॉरेन की दिख रहा है। देखो टेंशन मत लो, तुमको मैं ये पूरे कोर्स में पूरा का पूरा चीज सिखा दूंगा कि लास्ट में जब तुम यहाँ से जाओ तो तुमको किसी चीज का डाउट ना रहे, ठीक है? तो अभी के लिए बस देख लो, फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। बेसिकली कंस्ट्रेंट के अंदर आता है, वो हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की विच मेक इट इजी टू रिट्राइव एंड मैनेज रिलेटेड डेटा एफिशिएंटली। तो यहाँ पर जो रिलेशन का मतलब है कि वो दो टेबल आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब जब दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो कैसे हो रहे हैं? वो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू होते हैं। यानी एक में प्राइमरी की होता है, दूसरे में फॉरेन की होता है, दोनों आपस में लिंक्ड हो जाते हैं। यानी कि दो टेबल आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू इंटरलिंक्ड होते हैं। समझ में आया? तो तुम लोग को पूरा ये रिलेशनल डेटाबेस समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है। अब देखो तुमको जैसे मैंने यहाँ पर बताया था रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, तो उसी तरह ये होता है एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। एसक्यूएल का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्या तुमको सुनाई दिया? स्ट्रक्चर्ड, यानी कि एक पैटर्न होगा जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो नो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल का मतलब होता है नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तुम लोग ये बोल सकते हो, मतलब कि उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन जब तुम एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हो तो तुमको तुम्हारा डेटाबेस बोलेगा भाई मेरे को एक स्ट्रक्चर चाहिए, वो स्ट्रक्चर के साथ ही तुम काम कर सकते हो। समझ में आया? तो ये होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज और ये होता है नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस डिस्टिंग्विश किया गया है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये होता है एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो कि एक रिलेशनल होता है, ठीक है? मतलब ये जब रिलेशनल डेटाबेस होता है ना, तो उसमें एसक्यूएल का यूज किया जाता है। और जब ये नो रिलेशनल की बात आ जाती है, या जहां पर कुछ रिलेशन नहीं देखने को मिलता है, जहां पर एम्बेडिंग देखने को मिलता है, यानी कि मोंगोडीबी वाला केस जो कि एक डेटाबेस है, तो उस केस में हम लोग को नो एसक्यूएल वाला लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो देखते हैं क्या लिखा गया है। बेसिकली स्टोर इन स्ट्रक्चर टेबल विथ रोज एंड कॉलम। क्या मतलब इसने बोला कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, उसके अंदर जो तुम्हारा डेटा स्टोर होता है वो एक स्ट्रक्चर टेबल में स्टोर होता है, जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, ठीक है? अब नो एसक्यूएल में क्या बोला गया है कि स्टोर इन डॉक्यूमेंट जेसन लाइक की वैल्यू पेयर। देखो अगर तुमने कभी जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया है तो तुमको ऑब्जेक्ट यूज तो किया ही होगा, तुमको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट क्या आता है। तो बेसिकली ये जो जेसन है ना, जेसन, ये जेसन और तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ये जो तुम्हारा एसक्यूएल में टेबल होता है, उसी तरह यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है? मतलब डॉक्यूमेंट तो नहीं, वहां पर कलेक्शन होता है, बट कलेक्शन के अंदर जो छोटा वाला यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर जेसन के फॉर्म में तुम लोग बोल सकते हो रहता है। अब तुमको पता है कि जेसन के अंदर क्या होगा? की वैल्यू पेयर। देखो कंफ्यूज मत हो, जेसन मतलब सिंपली समझ लो ऑब्जेक्ट होता है। अब तुम ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर कराते हो? की वैल्यू पेयर, सही है? तो इसीलिए यहाँ पर लिख के गया है की वैल्यू पेयर, ठीक है? तो की में क्या आएगा तुम्हारा? जिससे अगर मैं अपने मतलब अगर एक यूजर है तो यूजर का तुम पूरा डिटेल लिखना चाहते हो, ठीक है? तो कैसे लिखोगे की? अभी यूजर का की क्या लिख सकते हो? जैसे यूजर का पहले आएगा नेम, तो नेम के आगे वैल्यू, तो की इज व्हाट? की इज नेम। और वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे जॉन डो, सतीश यादव, ऐसा कुछ भी तुम लिख सकते हो, ठीक है? तो ये की वैल्यू पेयर होता है। फिर उसी तरह जेंडर का हो गया, सैलरी का हो गया, इनकम हो गया, एज हो गया, ये सारे की। अब इस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो तुम्हारा वैल्यू वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि जब तुम नो एसक्यूएल के साथ डील करते हो ना, तो तुम्हारा जो डेटा होता है वो जेसन के फॉर्म में स्टोर होता है, जहां पर की वैल्यू पेयर होती है, ठीक है? फिर एसक्यूएल के केस में हम लोग को देखने को मिलता है फिक्स स्कीमा। ऑल डेटा मस्ट बी फॉलो द डिफाइंड स्ट्रक्चर। ये देखो ये एसक्यूएल का खासियत है। अगर तुम एसक्यूएल के साथ डील कर रहे हो तो जो एसक्यूएल का डेटाबेस है उसके अंदर जो स्कीमा तुम यूज करोगे, स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है बेसिकली जो भी तुम जैसे कुछ पैटर्न बता रहे हो, तो डेटाबेस को बोलते हो कि मेरे को ये पैटर्न को फॉलो करना है, उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि अगर तुम बोलो एक यूजर का तुम बना रहे हो स्कीमा, तो एक यूजर के स्कीमा में क्या आएगा? नेम, एज, सैलरी, इज वेरीफाइड, ऐसे ही करते करते दो तीन और फील्ड आ जाएगा। तो ये जो तुमने पूरे डिटेल बताए ना, ये किसके डिटेल थे? यूजर के। तो यूजर का ये स्कीमा बन गया, समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो स्कीमा बनता है ना, वो फिक्स्ड स्कीमा है। क्या मतलब? अगर तुमने एक बार स्कीमा बना दिया तो तुम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब ये मत समझो कि तुमको मैंने जैसे ही बोला कि तुम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट इन द सेंस कि जैसे अगर तुमने एक बार डिफाइंड कर दिया तो उसी स्ट्रक्चर में तुमको काम करना पड़ेगा, समझ में आया? अब यहाँ पर जो मैंने तुमको मैनिपुलेट बोला था, मैनिपुलेट मेरा वो मतलब नहीं था कि तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली तुम इसको चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ कमांड्स होते हैं जो कि हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। तो हम लोग उसके स्कीमा में भी चेंजेस कर सकते हैं, समझ में आया? बस खाली ये है कि अगर तुमने जैसे उसका स्ट्रक्चर एक बना दिया तो तुमको उसी स्ट्रक्चर के साथ काम करना पड़ेगा,
समझ में आया। फिर उसके बाद नो एसक्यूएल का पार्ट आता है, स्कीमा लेस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर डेटा। अब देखो ये नो एसक्यूएल का खासियत है, ये जो तुमने यहां पर पढ़ा ये एसक्यूएल का खासियत है और ये नो एसक्यूएल का खासियत है। नो एसक्यूएल क्या बोलता है भाई, मेरे को स्कीमा से फर्क ही नहीं पड़ता, सिंपल तुम मेरे को जो भी डेटा देना चाहते हो मेरे को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में दे दो, मैं चुपचाप उसको स्टोर कर लूंगा और दैट्स इट। इसका ये मतलब है कि तुमने कुछ की दिया, कुछ वैल्यू दिया, की वैल्यू। तुमको कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है, अगर तुमने बोल दिया कि भाई मेरा ये यूजर है, इसके अंदर ये स्टोर होने वाला है, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर बाद में कुछ और भी उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टोर करना चालू करोगे ना, वो उसके अंदर वो भी स्टोर हो जाएगा। मतलब कि ये बिल्कुल ही स्कीमा लेस है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइन बिटवीन मल्टीपल टेबल। ये देखो जो तुमको वहां पर मैंने बताया था रिलेशन, तो ये जब दो या बहुत सारे टेबल होते हैं ना, जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो ये जो यहाँ पर तुमको ज्वाइन दिख रहा है ना, ज्वाइन, ये ज्वाइन के ही थ्रू आपस में इंटरेक्शन करते हैं और वही होता है रिलेशन। समझ में आया। अब ये जॉइन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन, बहुत सारे जॉइन होते हैं। इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर इसके बाद ये जो नो एसक्यूएल बोलता है जॉइन आर अवॉइडेड, डेटा इज ऑफन एम्बेडेड इन डॉक्यूमेंट, जो कि मैं तुमको बोलते ही आ रहा हूँ। क्या मतलब है इसका, बेसिकली नो एसक्यूएल के अंदर ना तुमको जॉइन का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने तुमको अभी भी बोला था कि जो तुम्हारा जेसन बनता है, जेसन यानी क्या, की वैल्यू पेयर, भूलना मत, की वैल्यू पेयर। तो तुम की वैल्यू पेयर करते 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 पूरा डेटा अपना, मतलब कंप्लीट यूजर का पूरा डेटा रख सकते हो एक ही के अंदर, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा डेटा रख सकते हो। तुमको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं कि एक डॉक्यूमेंट इधर बनाया, एक डॉक्यूमेंट इधर बनाया, फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में इंटरलिंक करते बैठो, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एकदम सिंपल से काम है कि तुमको बस एक जेसन लेना है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट लेना है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में पूरा डेटा स्टोर करते जाना है। फिर देखो ये एसक्यूएल का डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू रिजिड स्कीमा। देखो डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है कि जो हमने ऊपर देखा था कि जो उसने स्कीमा बनाया वो फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर तुमने एक बार बना दिया तो तुमको स्ट्रिक्टली उसको ही फॉलो करना है। तो इस केस में क्या होता है कि उसको अंदर तुमको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो तुम्हारा स्कीमा है ना वो रिजिड है। रिजिड मतलब क्या, कि वो फिक्स्ड है। जैसे कि अगर तुमने ये सेट किया है तो तुमको इसी में काम करना पड़ेगा। जैसे अगर तुमने लिखा है नेम, एज और जेंडर, तो तुमको जब भी इसके साथ डील करोगे ना, तुमको इसी डेटा के साथ ही मैनिपुलेशन या फिर कुछ इंसर्शन डिलीशन करना होगा, तुम इसी के साथ कर सकते हो। ये नहीं कि तुम कुछ और डेटा के साथ करोगे या फिर तुम कुछ और डेटा इंसर्ट कर सकते हो, जी नहीं, तुमने जो सेट किया है बस तुम उसी के साथ काम कर सकते हो। इसके लिए तुमको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को ही नहीं मिलती, बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन ये जो नो एसक्यूएल होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तुम लोग को खुद पता होगा क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके अंदर स्कीमा होता ही नहीं है। अगर तुम स्कीमा बनाओगे भी तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम एकदम आराम से अपना काम कर सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही हाई फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। और साथ में क्या लिखा गया है, अलाउ चेंजेस टू डेटा स्ट्रक्चर एनी टाइम। क्या मतलब कि अगर तुमने एक स्ट्रक्चर के साथ तुमने अगर एक फिक्स करके रखा है कि मैं नाम, जेंडर, एज ही लूंगा, लेकिन आगे चल के तुम अगर गलती से उसमें सैलरी भी डाल दोगे तो तुम्हारा ये नो स्किल जो है ना, कोई भी एरर या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा तुमको। वो बोलेगा भाई मेरे को चलता है, जो भी तुमको डेटा देना है मेरे को दे दो, मैं सब ले लूंगा। तो ये होता है नो स्किल की खासियत। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि एसक्यूएल, अब तुमने इतना जान लिया कि एसक्यूएल ये है, नो एसक्यूएल ये है, तो उसके कुछ एग्जांपल भी देख लो। ये जैसे माई एसक्यूएल, तुमको याद आना चाहिए माई एसक्यूएल का ही ये कोर्स है, माई एसक्यूएल ही तुमको सिखाने वाला हूं। तो माई एसक्यूएल जो है ये एग्जांपल है एसक्यूएल का, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। फिर उसके बाद पोस्टग्रेस एसक्यूएल आता है। बेसिकली ये पोस्टग्रेस कुछ मायस्क्यूएल का एक्सटेंशन होता है। फिर ये देखो ये ओरेकल वाला डेटाबेस, फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का सर्वर, ये मतलब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल डेटाबेस के लिए इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब अलग अलग कुछ कुछ, जैसे मायस्क्यूएल में कुछ अलग फंक्शनैलिटी थोड़ी है तो पोस्टग्रेस में कुछ ज्यादा अच्छी है या फिर कुछ ज्यादा बेकार है। तो उसी तरह ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद नो एसक्यूएल का पार्ट आता है। अब जैसे तुमको मैं मोंगोडीबी के बारे में भी बता रहा था, बेसिकली जब तुम मन स्टैक यूज करते हो तो उसके अंदर मोंगोडीबी बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो मोंगोडीबी होता है ना, ये नो एसक्यूएल के अंडर आता है, यानी कि यहाँ पर जेसन लाइक डेटा स्टोर किया जाता है। फिर दूसरा जो एकदम पॉपुलर एग्जांपल है कैसेंड्रा। फिर उसके बाद है डायनोमोडीबी। तो ये इसके एग्जांपल है नो एसक्यूएल के। और जो यहाँ पर तुमको मैंने बताया माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये सारे अंदर आते हैं एसक्यूएल के। समझ में आया। तो देखो अब हम लोग चालू करने वाले हैं यहाँ से असली मायस्क्यूएल का पूरा क्रैश कोर्स, क्योंकि अब ऊपर जो हम लोग ने देखा था वो बेसिकली बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि आखिर डेटाबेस होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है। बट
अब माई एसक्यूएल जब तुम सीख रहे हो तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसको यूज करना है, क्या सिंटैक्स है, कैसे उसको फॉलो करना है, वो सारे अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। समझ में आया? तो उसके लिए तुमको एक वर्कबेंच की जरूरत होगी जिसका नाम होता है माई एसक्यूएल वर्कबेंच, जो कि मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो ये जो तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पर ही हम लोग कोड करने वाले हैं। और टेंशन मत लो, अभी तक यहाँ पर मैं तुमको इंस्टॉलेशन पार्ट नहीं दिखाया हूँ कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, अगर तुमको नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं तुम लोग को ये डाउनलोड नहीं दिखाया। बट अगर तुम लोग को कंफ्यूजन होगा तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट में, तुम लोग को मैं डाउनलोड करने का एक अलग से प्रोसेस दिखा दूंगा, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या होते हैं डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल। देखो यार, अगर तुमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जो भी जावा स्क्रिप्ट कुछ भी अगर तुमने सीखा है तो तुम लोग को पता होगा कि वहां पर भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है? डेटा टाइप जैसे कि कुछ ऐसे कंटेनर जो कि कुछ चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रखे। जैसे कि अगर हम लोग सी प्लस प्लस या फिर पाइथन जावा की ही बात करें, तो उसके अंदर तुम लोग को पता होगा कि जब तुम लोग कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो फिर उसके आगे कुछ वैल्यू असाइन करते हो, बट उससे पहले कुछ उसका टाइप असाइन भी करते हो। जैसे कि अगर वेरिएबल में बोलता हूँ नेम, तो नेम का टाइप क्या रख सकता हूं मैं, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अब कुछ उसकी वैल्यू। समझ में आया? तो वो जो वहां पर स्ट्रिंग लिखे हो ना, वो कंटेनर का टाइप है जो कि बताता है कि भाई ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इसी टाइप का वैल्यू या फिर आंसर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा। तो सेम माई एसक्यूएल में भी होता है कि जब तुम टेबल, तुम्हारा जो टेबल होता है ना उसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट कराई जाती है, तो उसके अंदर भी कुछ चीजें कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं एज अ यूजर, तो यूजर के अंदर क्या क्या हो सकता है, नेम, फिर एज, फिर जेंडर और सैलरी, ये अलग बात है, ठीक है? तो जैसे जो नेम है, तो तुमको क्या लगता है नेम क्या होगा? क्या नेम नंबर हो सकता है? जी नहीं। तो नेम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि हमको पता है कि वो कैरेक्टर मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने वाला है, इसके लिए उसको हमको स्ट्रिंग असाइन करना पड़ेगा। तो सेम इधर पे भी उसी तरह का कहानी चलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल। तो जो पहला पार्ट आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक से तुमको क्या समझ में आता है, नंबर, डेसिमल डिजिट्स, ये जो सारे होते हैं ना, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप कहलाते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर देखो सब कैटेगरीज भी आती है। तो पहला कैटेगरी क्या है, इंट। इंट से तुमको क्या पता चला, इंटीजर वैल्यू। अब जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी तुमने बहुत सारा देखा होगा कि जहां पर हम लोग लिखते हैं ना इंट कुछ तो चीज, कुछ तो चीज मतलब क्या, वेरिएबल इक्वल्स टू सम नंबर। तो वो जो इंट है ना, वो बताता है कि भाई ये जो वेरिएबल है ये कंटेनर है जिसका टाइप इंट है। तो सेम यहाँ पर माई एसक्यूएल में भी यही होता है कि अगर जब तुम किसी भी वेरिएबल के आगे ये जब इंट लिखते हो ना, ये बेसिकली हम लोग माइस्क्यूएल में कैसे यूज करेंगे पता है, जब हम लोग कोई टेबल को क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल को क्रिएट करते वक्त हम लोग उसमें कुछ डेफिनेशन डालते हैं, तो डेफिनेशन में ही कुछ पैरामीटर डालते हैं। तो पैरामीटर का जो डेटा टाइप होता है ना, उसको हम लोग वहां पर स्पेसिफाई करते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि तुमको बार बार इंट हर जगह लिखना पड़ता है, नहीं। जब तुम टेबल बनाओगे, उसके अंदर जब तुम वेरिएबल का कुछ लोगे, जैसे कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखोगे, तो उसके साथ ही उस पैरामीटर यानी कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनका यूज करोगे। बस वो एक ही टाइम यूज करते हैं, फिर बार बार यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स क्यूरी से अपना काम करवाना होता है, ठीक है? तो ये होता है इंट। इंट का क्या मतलब होता है, इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर देखो, अगर तुमको बाद में जैसे कंफ्यूजन होता है या फिर अगर जैसे मैंने जो तुमको बताया अगर तुम भूल जाते हो, तो ये जो नोट्स है इसके अंदर देखो तुमको लिख के भी दिया है कि यूज टू स्टोर होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे जो डॉट होता है, डॉट के आगे जो राइट साइड वाला पार्ट होता है ना डेसिमल, जैसे 2.55, तो ये जो पॉइंट के आगे राइट साइड वाला नंबर है ना 55, वो डेसिमल पार्ट होता है। तो ये जो इंट जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसके अंदर ये डेसिमल वाला स्टोर नहीं होता, यानी कि तुम 2.55 नहीं करके तुम सिर्फ 2 वाले पार्ट को स्टोर करा सकते हो। वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या है, जैसे 1 2 3 4 100 200, लेकिन पॉइंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर देखो तुमको मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया। एग्जाम्पल में क्या है, 100 -30 7 0, ये सारे एक होल नंबर होते हैं। समझ में आया? ये होल नंबर है और इसको आराम से हम लोग इंट के अंदर असाइन भी कर सकते हैं। बट हाँ, इंट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे बिग इंट होता है, फिर ऐसे मतलब मल्टीपल टाइप होते हैं, बट हम लोग को उतना यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट से हमारा जनरली काम हो जाता है। अब देखो, जैसे कि तुम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखते हो, तो तुमको वहां पर सिंटैक्स भी देखना होता है। तो उसी तरह माइस्क्यूएल में भी कुछ सिंटैक्स होते हैं, जैसे सिंटैक्स क्या, आईडी, इंट। तो ये सिंटैक्स में ये जो इंट जो बोल्ड कलर में है ना, ये स्टैंडर्ड है, तुमको ये फॉलो करना पड़ता है। बट ये जो आईडी वाला पार्ट है ना बेटा, ये वेरिएबल है। समझ में, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या कि ये
इसी के अंदर, यानी ये कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होने वाली है। बट ये आईडी जो पार्ट है ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब तुम इसके लिए कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे मर्जी से जो लिखना है लिख दो। बट ये जो इंट वाला पार्ट है, इसको तुम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये फिक्स है। बट तुम ये कर सकते हो कि इसकी स्पेलिंग बड़ी छोटी जैसे करना है कर दो। क्यों? क्योंकि जो MySQL है तुम्हारा ना, वो केस इनसेंसिटिव होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर तुम जैसे अगर कैपिटल में INT लिखते हो, तो अगर तुम उसको स्मॉल में भी INT लिखोगे ना, तो MySQL का जो डेटाबेस है वो समझ जाता है कि अच्छा ये इंट की ही बात चल रही है। समझ में आया? और टेंशन मत लेना, ये सिर्फ थियरी पार्ट नहीं होगा, तुमको मैं सिखाऊंगा भी कि आखिर इसको प्रैक्टिकली MySQL का जो वर्कबेंच तुमको मैंने अभी दिखाया था, उसके अंदर कैसे लिखना मैं तुमको वो भी दिखाऊंगा। बट तुमको मैं अभी के लिए रोक के रखा हूं क्योंकि उसके अंदर भी कुछ कुछ और सिंटेक्स है, जैसे क्रिएट है, फिर टेबल का पार्ट, फिर ये सारी चीजें जो लिखना होती है ना, ये तुमको लिख के दिखाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। तो वो आगे है, जब वो सिखा दूंगा तुमको, फिर मैं तुमको आराम से सब सिखाना चालू करूंगा कि आखिर तुमको कैसे क्वेरी को लिखना है। समझ में आया? तो अभी के लिए तो थोड़ा देख लो। आई नो तुमको थोड़ा कंटाल या फिर बोरिंग आ रहा होगा, बट ट्राई करो, बैठे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग धीरे 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 बेसिक बेसिक एसक्यूएल का क्यूरी लिखना चालू करेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए तो देखते चलते हैं। फिर इंट हो गया, फिर तुम्हारा आता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या बेटा? फ्लोट जैसे मैंने तुमको अभी जो पीछे बताया था, इसमें कैसे था, विदाउट डेसिमल वाला पार्ट था, सही है, विदाउट डेसिमल। तो ये जो फ्लोट होता है ना, ये इंट का एक्सटेंशन होता है। ये बोलता है कि मैं इंट को तो लूंगा ही लूंगा, बट डॉट वाले के आगे जो राइट वाला पार्ट है ना, उसको भी लूंगा, यानी कि जैसे 2.55, तो ये इस पूरे वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। समझ में आया? तो ये होता है फ्लोटिंग, जहां पे मैंने लिख के भी देखा रखा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब ये क्या करता है, यूज टू स्टोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू विद डेसिमल। क्या मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेसिमल का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, यहां पर जो मैंने लिखा है ना फ्लोट 7,2, तो ये जो 2 है ना, 2, ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि जो डॉट के राइट साइड वाला पार्ट, यानी डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट है, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट को ही स्टोर कर सकता है। अगर बाय डिफॉल्ट जैसे यहां पर जो ये मैंने नंबर दिया था 10.10 यानी 100, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये जीरो को नहीं इंक्लूड करेगा और इसका राउंड ऑफ करके डाल देगा। समझ में आया? तो इसके लिए यहां पर बोला गया अप्रोक्सीमेट। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है, एग्जाम्पल -1.29, 2.99, 10.100, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट की टाइप है। बट हाँ, ये वाले कहानी में यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन होना चालू होगा। अब उसके लिए सिंटेक्स क्या है? देखो सिंटेक्स ये है, प्राइस फ्लोट 7,2। अगेन ये जो प्राइस ये वेरिएबल है, तो तुम कुछ भी रख सकते हो, बट ये जो फ्लोट है ये यही रहना चाहिए। स्पेलिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी अपर केस लोअर केस डजंट मैटर। एंड 7,2 ये पैरामीटर्स होते हैं। 7 क्या इंडिकेट करता है? 7 ये इंडिकेट करता है कि जो भी आप यहाँ पर नंबर लिखोगे ना, वो टोटल के टोटल 7 डिजिट मैक्स हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। समझ में आया? ये 7 डिजिट इंडिकेट करता है कि डेसिमल के लेफ्ट में और राइट में टोटल कॉम्बिनेशन 7, आई मीन टू से टोटल जब समेशन करोगे, मतलब काउंट करोगे ना डिजिट, तो टोटल 7 होने चाहिए। एंड साथ ही साथ 2, तो 2 ये इंडिकेट करता है कि डेसिमल के जो राइट साइड वाला पार्ट है वो 2 डिजिट तक हो सकता है। अगर उससे ज्यादा डिजिट है तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जैसे कि अगर 10.9 या फिर 1 मिनट ऐसे बोलते हैं हम लोग 10.299, तो जो लास्ट वाला 9 है वो कट जाएगा, और ये जो 29 रहेगा ना, ये 29 का अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 3 के अंदर। तो 3 की वजह से ये वाला पार्ट भी मतलब चेंज हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, तुमको भी पता होगा। तो अप्रोक्सीमेशन होता है। तो इसके लिए ये पार्ट है फ्लोट का। ठीक है? अब उसके बाद आते हैं डेसिमल। ये डेसिमल क्या होता है? बेसिकली जो डेसिमल होता है ना, वो सेम होता है फ्लोट की तरह। ठीक है? यहाँ पर देखो मैंने लिखा है डेसिमल वैल्यू, एंड उसके बाद इसका डेफिनेशन का, यूज टू स्टोर एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू यूज फॉर फाइनेंशियल कैलकुलेशन। एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू, समझ में आया? और यहां पर क्या था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका देखो, डेसिमल जो काम करता है वही फ्लोट करता है, जो फ्लोट करता है वही डेसिमल करता है, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है बेटा कि जब ये तुम्हारा जो फ्लोटिंग नंबर होता है ना, जब इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन होता है ना, तो जो तुम्हारा डेटाबेस है वो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन करता है। तो होता क्या है कि तुम्हारा जो वैल्यू, जैसे कि अगर ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है, लेट्स से अगर अप्रोक्सीमेट होके 10.198 था, ठीक है, 10.198, तो इसका अप्रोक्सीमेशन कितना होना चाहिए? 10.2। अगर ये दो हम लोग डिजिट सेट करके रखे तो 10.2। ठीक है? लेकिन ये जो 10.2 है ना, जब तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर होगा तो वो एक्चुअल में 10.2 के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, 2 के कुछ नियर बाय वैल्यू में स्टोर होगा। समझ में आया? जैसे 10.2 नहीं, 10.1999 कुछ इस फॉर्म में स्टोर होगा। इसीलिए वो बोलता है अप्रोक्सीमेशन या फिर अप्रोक्सीमेट।
और जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल को उससे वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो तुमको मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन, वो तुम्हारा डेटाबेस इस डेसिमल के केस में नहीं करता है। अगर वो 10.198 है और मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि वो 2 डिजिट होना चाहिए, तो 198 को फिर उसका राउंड ऑफ करेगा ना, तो जैसे अगर 10.198 है तो ऑब्वियस सी बात है वो 11 पॉइंट हो जाएगा, 11.0, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आई मीन टू से यानी राउंडिंग ऑफ हो रहा है ना, तो राउंडिंग ऑफ होने की वजह से वो 11 पे चला जाएगा। बट जहां पर अगर नॉर्मल कैलकुलेटर में वो नंबर डाला 10.198 का राउंड ऑफ कितना होगा, तो वो जो 11.0 अगर ये नंबर आ रहा है तो एग्जैक्टली यही तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 11.0 ना होके 10.9999 कुछ इस फॉर्म में स्टोर हो। तो इसीलिए ये इसको बोला गया है कि ये एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, और ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को स्टोर करता है। क्योंकि ये जो फ्लोटिंग वाला है ना, अगर तुमने जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो तुमको वहां पर पता होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं, तो उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू ना स्टोर करके उसके नियर बाय वैल्यू स्टोर करते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट डेटाबेस में भी अप्लाई होता है कि ये जो MySQL का डेटाबेस है ना, वो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसकी वजह से इसको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो डेसिमल देखता है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को छोड़ देता है। इसीलिए एज इट इज जो भी तुम्हारा वैल्यू आ रहा है आफ्टर राउंडिंग ऑफ, तो वो वैल्यू को ही वैसे ही स्टोर कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल -100.66 टू 25.99 10.100, तो सेम ऊपर की तरह ही एग्जांपल है। बस तुमको बताना था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कंफ्यूज मत होना, बस सिंपल याद रखना कि फ्लोट के केस में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन टू फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन डन बाय द डेटाबेस, MySQL का डेटाबेस। और डेसिमल के केस में क्या होता है, देयर इज नो सच अप्रोक्सीमेशन टेक प्लेस, दैट इज वाई। तो जो सेम वैल्यू होती है ना, जो भी वैल्यू आती है, इट इज डायरेक्टली स्टोर इनटू द डेटाबेस विदाउट एनी मैनिपुलेशन। समझ में आया? अब देखो सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स क्या है, सैलरी डेसिमल 5,2, सैलरी एज इट इज वेरिएबल है, और डेसिमल तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, बड़ा छोटा जो करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5,2 सेम जो यहां पर तुमने समझा था वही यहां पर भी है। 5 का क्या मतलब होता है, टोटल जो टोटल डिजिट होंगे ना, लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड राइट ऑफ डेसिमल, वो समेशन 5 होना चाहिए। आई मीन टू से समेशन यानी ये नहीं कि 1 + 1 2, फिर यहाँ पर कुछ और नंबर होता है दैट 2 + 3 5, ऐसे नहीं। जैसे देखो 25.99, तो ये मैंने समेशन ऐसा नहीं बोला जैसे 5 + 2 7, 7 + 9 16, ऐसे नहीं। मतलब काउंट करना 1 2 3 4, ऐसे 4 डिजिट। तो उसी तरह ये जो 5 इंडिकेट करता है, बोलता है कि मेरे को 5 डिजिट, अब मतलब मैं मैक्स जा सकता हूँ, उससे कम रहोगे चलेगा, बट मैक्स मैं 5 ही डिजिट एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पर कितना है, 2 2 4 1 5, मतलब ये 5 डिजिट है। बट डॉट के आगे ये जो डेसिमल है उसके आगे कितना होना चाहिए, 2 ही डिजिट होना चाहिए, बट यहाँ पर कितना है, 3 डिजिट। तो इसका भी वो राउंडिंग होगा और ये 10 बन जाएगा। और ये जो 10 है ना, ये 10 एग्जैक्ट उसी जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। बट इसके केस में क्या होता है, वो 10 ना होके उसके नियर बाय का वैल्यू स्टोर होता है, जैसे कि 10.999 समथिंग लाइक दैट, मतलब समझ रहे हो ना, उसके नियर बाय की वैल्यू स्टोर होगी। तो ये है तुम्हारा पूरा डेटा, आई मीन डेटा टाइप इन MySQL के अंदर। ये जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ये तुम्हारे डेटा टाइप न्यूमेरिक के अंदर आते हैं, समझ में आया? तो इंट फ्लोट डेसिमल ये सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गए। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अभी भी वही टॉपिक सेम ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 टाइप के डेटा टाइप अपने को देखने को मिलते हैं MySQL में। दूसरा आता है स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप। अब जैसे तुमको मैंने पहले भी बताया था कि तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर भी स्ट्रिंग होता है, सेम इधर भी स्ट्रिंग अपने को देखने को मिलता है। अब ये स्ट्रिंग कैसे होते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, वेर कैर, कैर और टेक्स्ट। एक एक करके देख लेते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं। पहला क्या है, वेर कैर। वेर कैर का क्या मतलब होता है, वेर कैर देखो, इसीलिए मैंने जानबूझ के तुमको बाजू में लिख के भी दिया है, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। क्या मतलब कि जो कैरेक्टर का लेंथ है वो वेरिएबल नेचर का होगा। वेरिएबल मतलब यूजर डिपेंडेंट होगा, कि यूजर ने जो नंबर दिया उसके बेसिस पे कैरेक्टर लेंगे, एंड उसके बाद क्या करना है वो तुम लोग को मैं बता दूं। देखो क्या लिखा है, यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब, अगर यहाँ पर ना जैसे देखो ये जो वेर कैर दिख रहा है, इसके आगे मैंने 50 दिया है। 50 का क्या मतलब होता है कि ये ना वेर कैर, ये जो कैरेक्टर यानी ये जो कंटेनर है ना नेम का, ये 50 कैरेक्टर अप टू मैक्स स्टोर कर सकता है अपने अंदर। लेकिन क्या हो उससे अगर कम हो, जैसे कि आप देखो ये जो मैंने पूरा एग्जांपल दिए हैं, क्या ये पूरा 50 कैरेक्टर है, ये वाला पार्ट पूरा 50 कैरेक्टर है? नहीं। तो इसने जैसे अगर हम लोग सतीश के लिए देखें, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 कैरेक्टर। तो 6 कैरेक्टर के लिए ये कंटेनर में स्पेस बन जाएगी, और रिमेनिंग कितना बचा स्पेस, 44। सही है?
तो वो जो 44 का स्पेस होगा ना, उसको हम लोग कुछ नहीं यूज करेंगे, मतलब उसको एज इट इज रहने देंगे, उसको हम लोग कुछ उससे छेड़खानी नहीं करने वाले। यानी कि वहां पर स्पेस जो एक्स्ट्रा बचा है ना, उसको एज इट इज हम लोग रख देंगे। आई मीन टू से, जैसे देखो अभी जैसे हमने 50 किया, ठीक है, तो कंटिन्यूअस 50 का स्पेस बना, तो यहाँ पर 6 के लिए वो जो सतीश था ना, 6 के लिए पूरा ऑक्यूपाई हो गया। जो रिमेनिंग 44 थे, उनके लिए वो जो स्पेस एलोकेशन हुआ था ना पहले जब 50 की वजह से, तो वो डीओलोकेट हो जाएंगे, लाइक उनके लिए कुछ किया ही नहीं जाएगा। तो इसके लिए अगर तुम जब अगर बोलते हैं ना, जैसे कि साइज चेक करना होता है, तो जब साइज चेक करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये वाले के लिए जो इसका साइज है वो सिर्फ 6 बाइट का है, क्योंकि कैरेक्टर जनरली 1 बाइट का स्टोर करता है ना, तो 6 बाइट स्पेस स्टोर हुआ है और उसके आगे का स्टोर नहीं हुआ है। कुछ इस तरह से काम हो रहा है, मतलब समझो सिंपल सी बात है। वेयर केयर क्या करता है कि अगर आपने इतना दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने इससे कम दिया तो बाकी के जो स्पेस बचेंगे वो ये खा जाएगा। नहीं खाएगा, वो उल्टा उसको छोड़ देगा, उसको देखेगा भी नहीं। ये होता है वेयर केयर की खासियत। अब तुमको मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाया था। अब देखो इसका सिंटेक्स देख लो क्या है। सिंटेक्स नेम वेयर केयर 50। नेम क्या है, वेरिएबल एज इट इज। वेयर केयर देखो ऐसा लिखते हैं और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जाता है जो कि एक नंबर टाइप का होता है, जो कि तुमको बताना होता है कि ये मैक्सिमम कितना कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो मैंने रखा है 50, यानी कि ये अप टू 50 जा सकता है या फिर उससे कम भी होगा। और जो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा, आई मीन टू से एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर के लिए जगह जो अभी भी एलोकेट नहीं हुए, उसको छेड़खानी नहीं की जाएगी। बट ये इसीलिए जनरली हम लोग जब स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करते हैं ना, तो वेयर केयर का ज्यादा यूज करते हैं ओवर दिस। क्योंकि कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर के अंदर देखो यहाँ पर मैंने लिखा है फिक्स लेंथ कैरेक्टर। क्या है, यूज टू स्टोर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब होता है कि अगर तुमने कैर लिखा और उसके अंदर वो जो पैरामीटर, जैसे यहाँ पर पैरामीटर पास किए, वहां पर अगर तुम पैरामीटर कोई पास कर रहे हो, तो अगर तुमने उतना कैरेक्टर डाला तो अच्छी बात है। बट अगर तुमने उससे कम कैरेक्टर का कोई स्ट्रिंग डाले हो, तो जो बाकी के स्पेस, जैसे कि अगर हीरो देखा जाए, तो हीरो कितने कैरेक्टर का लेंथ है, इसका मतलब लेंथ क्या है, 4, ठीक है। तो 4, 10 में से अगर 4 ज्यादा बचता है 6 कैरेक्टर का स्पेस। तो वो जो 6 कैरेक्टर का स्पेस होगा ना बच्चों, वो ऐसा नहीं किया जाएगा कि अब डेटाबेस बोलेगा नहीं अब वो जो 6 कैरेक्टर का स्पेस बचा ना उसको हम लोग देखेंगे नहीं। इस केस में क्या होता है ना, उसको हम लोग पैड कर देते हैं। पैड करना मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो जो 6 कैरेक्टर का स्पेस है, उसके अंदर स्पेस 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 करके ऐसे 6 बार स्पेस उसके अंदर भर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कैरेक्टर है ना, वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर गलती से तुमने यहाँ पर 50 लिखा होता और अगर ये तुमने सिर्फ 4 कैरेक्टर का डाला होता, तो तुम्हारा 46 स्पेस जो बचता ना, वो उसके अंदर पैडिंग हो जाती, यानी सब में स्पेस स्पेस स्पेस। यानी कि एट द एंड देखा जाता तो पूरा तुम्हारा वो जो स्ट्रिंग है ना, पूरा भर गया होता, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकट का मेमोरी वेस्टेज होता। इसीलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो वेर केयर होता है ये ज्यादा यूज होता है ओवर कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर का यही नुकसान होता है। समझ में आया? कैरेक्टर का देखो एग्जांपल, जैसे वही सेम जो तुमने ऐसा एग्जांपल यहाँ लिखा था, वही एग्जांपल यहाँ पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हीरो और डो, तो ये सारे कैरेक्टर ही है, मतलब स्ट्रिंग है। सेट ऑफ जब कैरेक्टर बनते हैं तो स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो ये सिंटेक्स क्या है, सेम एज इट इज इधर जो तुमने सीखा वही यहाँ पर भी, बस खाली इसके अंदर वेर हटा देना है। नेम कैर और ये पैरामीटर लेगा, तो कि तुमको बताना है कि कितना उसको कैरेक्टर का स्पेस दे, मतलब कितना कैरेक्टर तुमको स्टोर कराना है। अगर तुमको एग्जैक्ट पता है कि वो 2 कैरेक्टर ही होने वाला है, तो तुम यहाँ लिख सकते हो 2। बट अगर तुमको श्योरिटी नहीं है कि वो 1 कैरेक्टर का होगा, 2 कैरेक्टर का होगा या 10 कैरेक्टर का होगा, तो तुम वेर कैर का यूज कर सकते हो। बट इन जनरल देखा जाए ना, तो हम लोग वेर कैर को ज्यादा यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये है डिफरेंस बिटवीन वेर कैर एंड कैर। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो वेर कैर होता है इसके अंदर पैडिंग नहीं होता है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस अगर नहीं एलोकेट हुई है उसको हम लोग देखते भी नहीं है, मतलब डेटाबेस नहीं दिखता है। और कैरेक्टर के केस में क्या होता है कि अगर तुमने जितना नंबर स्पेसिफाई किया है, अगर तुमने उससे कम कैरेक्टर का कोई स्ट्रिंग उसके अंदर डाल दिया है, तो जो रिमेनिंग स्पेस होगा वो पैड हो जाएगा, यानी कि स्पेस उसके अंदर भर दिया जाएगा। तो ये होता है कैरेक्टर। अब उसके बाद आती है टेक्स्ट की कहानी। अब देखो टेक्स्ट क्या होता है। बेसिकली ये जो वेर कह रहे हैं ना, उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। क्या मतलब, ये देखो मैंने लिखा है लॉन्ग स्ट्रिंग वैल्यू। इसका ये मतलब है कि अगर तुमने कोई स्ट्रिंग, लेट से बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो अब तुम उसको, जैसे कि अगर तुम्हारे पास कुछ मतलब लेट से कुछ भी स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, जिसका लेंथ बहुत बड़ा है, हम लोग को पता नहीं है कितना होने वाली है, तो क्या तुम उस केस में वेर कर लिख सकते हो? जैसे अगर कुछ मेरा लिख के आता है, दिस इज माई नेम,
एंड दिस इज योर नेम, तो क्या तुम ये पूरा इसको काउंट करते बैठोगे? दिस इज योर नेम में कितने कैरेक्टर है, फिर दिस इज माई नेम में कितने कैरेक्टर है? नहीं, क्योंकि हो सकता अगर लेट से तुमने कैलकुलेट भी किया, अगर तुमको पता चला कि हाँ ये तो 50 कैरेक्टर है, तो यहाँ पर 50 डाल देता हूँ। लेकिन अगर कुछ और आ गया, दिस इज योर नेम एंड दिस इज माई नेम, अब ये पूरा दोनों का मतलब दोनों को कॉन्केट करके आया है, तो इसका तो लेंथ 100 हो गया, तो यहाँ पर 100 स्टोर हो ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट। बेसिकली टेक्स्ट में क्या होता है ना, टेक्स्ट का कोई ऐसे कुछ पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती है। टेक्स्ट बोलता है कि अगर तुमको देखो, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, इतना बड़ा है, ठीक है। अब तुम इसको क्या काउंट करते बैठे कितना कैरेक्टर है इसके अंदर, फिर मैं जाके यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर दूंगा। अगर ये और बढ़ जाता तो फिर से तुमको कैलकुलेट करना पड़ता, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर टेक्स्ट का यूज किया। तो टेक्स्ट क्या बोलता है कि तुमको मेरे को पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर में स्टोर कर सकता हूँ, तुम बस टेक्स्ट डाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि अगर कोई बड़ा स्ट्रिंग है उसको मैं स्टोर कर लूंगा। कोई बड़ा स्ट्रिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि वो छोटे स्ट्रिंग को स्टोर ही नहीं करेगा, नहीं, वो उसको भी स्टोर करेगा। अगर तुमने सिर्फ उसमें जॉन डो भी पास किया या सतीश भी पास किया तो वो स्टोर कर लेगा। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब तुमको कब क्या यूज करना रहता है उसके हम लोग यूज करते हैं, उसके बेसिस पे यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम यहाँ पर हर जगह पे वैर कैर यूज करोगे। मतलब कुछ समय आता है जहां पर टेक्स्ट यूज करते हैं, कुछ समय होता है जहां पर कैरेक्टर यूज करते हैं, कुछ समय होता है जहां पर हम लोग वैर कैर यूज करते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है यूज टू स्टोर लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट अप टू 65535 कैरेक्टर। क्या मतलब कि तुम टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दो, मतलब टेक्स्ट एज अ कीवर्ड लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि वो तुम कैरेक्टर को काउंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर होने वाला है, तो मैं उसको आराम से स्टोर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी भी एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कितना है? 65535 कैरेक्टर। यानी एक कैरेक्टर तुमको पता होना चाहिए 1 बाइट का लेता है, यानी 65535 इतना बाइट वो स्टोर कर सकता है, इतना नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब इससे ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करते हैं। अब इस केस में क्या होता, अब तुमको पता नहीं होता ना कि तुमको कितना स्पेसिफाई करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट। अब सिंटेक्स देख लो क्या है, सिंटेक्स स्टेटमेंट टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट वेरिएबल और टेक्स्ट ये तुम्हारा कीवर्ड, ये कीवर्ड डाल दोगे, ये समझ जाएगा कि अब जो भी स्टेटमेंट के अंदर स्टोर करोगे वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। यहाँ पर भी टेक्स्ट ही होता है, यहाँ पर भी टेक्स्ट होता है, बट मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट के फॉर्म में इन द सेंस एक बड़ा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होने वाला है, समझ में? और देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हारा वेरिएबल होता है ना, ये यहाँ पर जो तुमको मैं बार बार वेरिएबल बोलता हूँ, तो एक्चुअल में ये वेरिएबल ही होता है, बट क्या होता है ना कि जो तुम्हारा टेबल होता है ना, ये टेबल का एक कॉलम का पार्ट होता है, समझ में आया? जो तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम बनते हैं ना टेबल के अंदर, तो कॉलम का एक नाम होता है स्टेटमेंट, या फिर एक नाम होता है नेम, या फिर एक नाम होता है नेम। तो जो तुम्हारे ऐसे नंबर ऑफ कॉलम बनते हैं, तो हर एक कॉलम का कुछ ना कुछ नाम होगा, वो तुमने डिफाइन किया खुद से जब तुम टेबल को क्रिएट करते हो, समझ में आया? तो वो जो तुम्हारा मैं वेरिएबल बार बार बोल रहा हूँ ना, ये मैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब माइस्क्यूएल से रिलेटेड हम लोग देखें, मतलब माइस्क्यूएल के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वहां पर वेरिएबल ना होके वो कॉलम का नाम बन जाता है, समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना, बस खाली तुमको मैं एक एनालॉजी के हिसाब से समझा रहा था। तो ये स्ट्रिंग का पार्ट भी खत्म होता है। फिर उसके बाद देखो एक और हम लोग को डेटा टाइप देखने को मिलता है, क्या है? डेट एंड टाइम डेटा टाइप। बेसिकली जब तुम कभी भी टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो तुम ऑब्जर्व करना, मतलब अभी तो तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तुमको बस यही 2-3 में से काम चला जाएगा, जैसे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम वाला डेटा टाइप। ये 3 से ही तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया? तो अब ये तीसरे को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। पहला है डेट। अब डेट क्या करता है? इट्स यूज टू स्टोर ओनली डेट। यूज टू स्टोर ओनली डेट मतलब कि जो तुम्हारा डेट होता है, जैसे कि ईयर, मंथ, डे, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं डेट। तो ये वाला जो कीवर्ड है, ये हम लोग को यूज करता है स्टोर कराने में इस फॉर्मेट का डेटा। क्या बोला मैंने? इस फॉर्मेट का डेटा को स्टोर कराने के लिए कौन मदद कराता है? डेट वाला कीवर्ड। तो जब तुम डेट लिखोगे किसी भी वेरिएबल के आगे या फिर किसी भी कॉलम के नेम के आगे, तो वो समझ जाएगा कि इसमें डेट ही स्टोर होने वाला है, जो कि इस फॉर्मेट में होता है, समझ में आया? इसके अंदर टाइम वाला भी पार्ट आता है, लेकिन वो ये वाले डेटा टाइम में आएगा, समझ में आया? ये डेट टाइम में आएगा, ये वाले कीवर्ड में आएगा। बट डेट जब तुम यूज करोगे तो उसके अंदर ये टाइम वाला पार्ट नहीं आता, बस इसके अंदर ये वाला फॉर्मेट आता है, ईयर, मंथ, डे। ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, बट वो अलग पार्ट है, वो भी हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो, तुमको मैं सब सिखा के जाऊंगा कि जब ये प्लेलिस्ट पूरी खत्म हो जाए तो तुमको 1% का भी डाउट ना हो, समझ में आया? तो डेट क्या है? डेट इज यूज टू स्टोर ओनली डेट्स। यानी कि देखो,
स्टोर ओनली द डेट, ईयर, मंथ, डेट, डे फॉर्मेट, यानी कि जब तुम ये डेट यूज करोगे ना तो वो इसी फॉर्मेट में स्टोर करेगा। अब तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, हाँ चेंज हो सकता है, बट स्टोर करने के टाइम ये फॉर्मेट होगा। लेकिन जब तुम यूजर को दिखाओगे तो तुम उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, जो कि एडवांस एसक्यूएल फंक्शन होता है, वो देखेंगे, उसके पार्ट में आता है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया। अब सिंटेक्स क्या होगा, बस वही वेरिएबल का नाम लिख दो, यानी कि वो कॉलम का क्या नाम होने वाला है, और उसके आगे ये डेट लिख दो, बस खत्म। फिर दूसरा आता है डेट टाइम। अभी डेट टाइम भी तुमको समझ में आ गया। डेट टाइम क्या करता है, डेट टाइम का मतलब होता है वो टाइम को और उसकी मतलब डेट और टाइम दोनों वैल्यू को स्टोर कराता है, यानी कि इट इज यूज टू स्टोर बोथ द डेट एंड टाइम इन दिस फॉर्मेट। देख लो फॉर्मेट क्या है, ईयर, मंथ, डे, उनके बीच में देख लो हाइफन हाइफन है, फिर यहां पर जो है स्पेस लगता है, फिर उसके बाद देखो ये टाइमिंग का क्या फॉर्मेट है, आर आर कॉलन मंथ, सॉरी, मिनट मिनट कॉलन सेकंड सेकंड। ये जब फॉर्मेट में तुम पास करोगे तो तुम्हारा जो कॉलम का नेम कॉलम का जो भी नेम होगा ना, उसका जो डेटा टाइप रखोगे तुम ये वाला डेटा रखोगे, डेट मतलब डेट टाइम रखोगे, सो दैट तुम ये फॉर्मेट का डेटा स्टोर करा सकते हो। तो मैंने इसके लिए सिंटैक्स भी देके रखा है, जिसको हम लोग एक तरह से एग्जांपल भी बोल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, अपॉइंटमेंट डेट, डेट टाइम। तो जैसे अपॉइंटमेंट डेट की जब तुम कोई वैल्यू इंसर्ट करोगे ना, तुम तुम उसको डेट टाइम के फॉर्म में डेटा स्टोर कराओगे, यानी कि ये फॉर्म में तुमको तुमको इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, यानी कि तुम उसमें डेट भी रखोगे, साथ में टाइम भी स्पेसिफाई कर दोगे। तो इसीलिए ये डेट टाइम कहलाता है। और ये डेट क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेट है, और ये डेट टाइम यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेट है प्लस टाइम है। अब देखो आता है टाइम, क्योंकि हमको हो सकता है कभी कभी ऐसा सिनेरियो है जहां पर सिर्फ टाइम चाहिए, तो इसीलिए टाइम का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो ये क्या कहता है, इट इज यूज टू स्टोर टाइम ओनली। तो स्टोर ओनली द टाइम इन दिस फॉर्मेट। देख लो आर मिनट सेकेंड, ये फॉर्मेट में ये जो कीवर्ड होता है ना, जब तुम किसी के साथ ये इसको असाइन कर देते हो तो बोलता है कि मेरे को इसी फॉर्मेट में वो टाइम चाहिए होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल क्या है, 8:00, मतलब 8 बज के, या फिर बोल सकते हो 8 आवर्स 0 मिनट्स 0 सेकेंड। तो ये टाइम है, तो इसीलिए टाइम के कीवर्ड जब तुम यूज करोगे तो तुम इस तरह का फॉर्मेट स्टोर करा सकते हो। देखो सिंटेक्स क्या है, स्टार्ट टाइम, टाइम ये वेरिएबल, और ये टाइम, तो इसके अंदर सिर्फ तुम टाइम ही रख सकते हो, समझ में आया। तो ये तुमको डेट था, ये डेट टाइम था, और ये टाइम था। एक बात तुमको बता दूं कि ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम, ये बाय डिफॉल्ट 24 आवर वाला फॉर्मेट फॉलो करता है, यानी कि जिसके अंदर देखो ना 12 बज के, फिर 13 भी बज जाता है, 14 बजता है, 15, 16, तो ये वो वाला फॉर्मेट फॉलो करता है। अगर तुमको उसको चेंज भी करना होगा ना, तो चेंज वो यूजर को जब दिखाओगे तो फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसको हम लोग भी आगे सीखने वाले हैं, वो एडवांस एसक्यूएल फंक्शन के अंदर आता है, समझ में। तो ये तुम्हारा डेट एंड टाइम के सारे डेटा टाइप्स थे, कि डेट, डेट टाइम एंड टाइम। तो यहाँ पर ये तुम्हारा डेटा टाइप्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे माई एसक्यूएल ऑपरेटर्स। देखो ये भी अभी बेसिक ही पार्ट है, क्योंकि ये ऑपरेटर भी हम लोग बहुत ज्यादा केस में यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पर पता चल जाए कि भाई तुमको ये और ये दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से कुछ कंडीशन लगाना है, या फिर मतलब कुछ ऐसे सिनेरियो जहां पर तुमको कुछ ऑपरेटर का यूज करना पड़े। क्योंकि तुमको पता ही है कि ये रियल लाइफ सिनेरियो में जब कोई भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया जाता है, या कुछ ऐसे टास्क किए जाते हैं जिसके अंदर ये सारे ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके लिए MySQL ने पहले से ही ये सारे ऑपरेटर तुमको प्रोवाइड करके रखे हैं, कि अगर तुमको कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो तुम ये सिंपली यूज करो और तुम अपना काम को फिनिश करो, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स भी है। तो अब हम लोग ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। अगेन फिर से मैं तुम लोग को बोलता हूँ, टेंशन मत लो, बस तुमको खाली 2-3 और स्लाइड देखना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा पूरा जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और तुम जब वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जब तुम सीख लोगे, तब उसके बाद हम लोग पूरा एक्चुअल में जितना मैंने तुमको सिखाया है ना, मैं तुमको सब सिखा दूंगा, मतलब सब क्यूरी में लिख के दिखाऊंगा कि आखिर उसको लिखा कैसे जाता है। क्योंकि ये बस थियरी का पार्ट है, और थियरी से ही काम नहीं बनता है, तुमको उसका प्रैक्टिकल भी चाहिए होगा, समझ में आया। तो इसके लिए जैसे ही मैं डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्या होता है वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे डीडीएल जब मैं खत्म कर दूंगा ना, उसके बाद तुमको मैं करना चालू करूंगा कि आखिर मैंने क्या क्या तुमको सिखाया और उसको कैसे कैसे लिखते हैं, समझ में आया। तो वो भी हम लोग देखेंगे, बट अभी जो बेसिक बेसिक है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे उसको करना है। तो क्या है टॉपिक का नाम, MySQL ऑपरेटर। MySQL ऑपरेटर में कुछ टाइप के ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला है। अब अर्थमेटिक मतलब क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि प्लस माइनस, ये जो स्टार दिख रहा है ना, ये एस्ट्रिक, इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, और ये डिवीजन। तो प्लस, अब देखो इसमें तुमको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, तुमको खुद पता है। प्लस
प्लस क्या करेगा, एडिशन वाला काम करेगा। कैसे करेगा, देखो ये सिंटैक्स भी दिख के दिखाया हूं मैंने। सिलेक्ट, अब ये सिलेक्ट तुमने देखा नहीं है, लेकिन सिलेक्ट तुमको मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ कि ये सिलेक्ट करता क्या है। बेसिकली जब हम लोग सिलेक्ट लिखते हैं ना, तो हम लोग डेटाबेस को बोलते हैं कि मेरे को कुछ चीजें रिटर्न करवानी है। रिटर्न करवानी इन द सेंस तुम मेरे को रिटर्न करोगे, डेटाबेस तुम मुझे कुछ रिटर्न करोगे। अब वो रिटर्न कैसे करना रहता है, कुछ जब ऑपरेशन यानी कुछ क्यूरी करते हो ना, तब वो रिटर्न करता है। तो इसीलिए उस केस में हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर इन शॉर्ट बताओ तो कोई भी टेबल की अगर कुछ वैल्यू तुमको लेनी है, तो तुम उसको सिलेक्ट लिख दोगे कि भाई मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, तो इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके आगे देखो कैसे लिखना है, सिलेक्ट। फिर जो तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म करना था, ऑपरेशन क्या था तुम्हारा, ऑपरेटर क्या था, प्लस का। अब प्लस के लेफ्ट में राइट में तुमको पता ऑपरेंड होता है, तुमको जो भी लिखना है वो लिखो। और उसके बाद जैसे ही तुम अगर एग्जीक्यूट कर दोगे उसके माइस्क्यूएल के वर्क बेंच में, तुमको आउटपुट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 5 + 3 कितना होता है, 8। लेकिन मैंने ये क्या लिखा है, एज सम। बेसिकली जो एज होता है ना, एज ए एस, ये एलियासिंग के लिए काम करता है। जैसे कि तुम्हारा देखो, तुम्हारा पेट नेम होता है ना, जैसे अगर मेरा नाम सतीश है, तो पेट नेम अगर कुछ एक्स वाई जेड है, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, सतीश एज एक्स वाई जेड। तो ये जो एक्स वाई जेड मतलब सतीश इतना बड़ा नाम है, तो उससे छोटा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो सेम ये भी करता है, क्योंकि जब तुम सिलेक्ट 5 + 3 करके कोड को एग्जीक्यूट करोगे, तुम्हारा ये जो मतलब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, बट वो भी एक टेबल के फॉर्म में होगा। क्योंकि तुमको मैंने बता के रखा है, तुम्हारा ये जो MySQL डेटाबेस है, ये हमेशा टेबल यानी स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो कि एक टेबल का फॉर्मेट होता है। तो अगर तुमको कुछ भी वो रिटर्न करेगा ना, हमेशा टेबल के फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। तो जब तुम सिलेक्ट 5 + 3 लिखोगे, तो वो तुमको रिटर्न करेगा आंसर एज अ 8, बट उसका एक टेबल होगा, और टेबल में जो कॉलम का नाम होगा, वो कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, बहुत अलता बलता नाम होगा, जो कि तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एज सम। तो वो जो कॉलम का नाम है ना, वो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस उसको चेंज करेगा और बोलेगा कि अब वो जो गंदा नाम था उसको हटाओ, उसके बदले ये सम लिख दो। समझ में? तो ये होता है। अभी लकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट है, तो इसमें तुमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए ये मैं तुमको प्रैक्टिकली करके फट से दिखा भी देता हूँ, क्योंकि वो जो ऊपर वाली चीजें थी ना, उसके लिए तुमको टेबल को पहले क्रिएट भी करना पड़ता है। जब तुम टेबल क्रिएट करोगे तभी वो सारी चीजों को लिख सकते हो, अदरवाइज तुम ये कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। बट इस केस में क्या है, इस केस में इसके लिए तुमको कुछ टेबल करने की मतलब टेबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। तो तुमको मैं डायरेक्ट दिखा भी सकता हूँ, जैसे कि मैंने क्या लिखा था, सिलेक्ट। तुमको पता होना चाहिए, जो तुमको मैंने अभी बताया भी था कुछ टाइम पहले, MySQL केस इनसेंसिटिव होता है। तो जो उसके रिजर्व कीवर्ड है, जैसे सिलेक्ट रिजर्व कीवर्ड है, तो तुम उसको बड़ा छोटा जैसे लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट 5 + 3। पहले मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ। देखो लास्ट में ये सेमी कॉलन डालना जरूरी है, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेमी कॉलन डालते हो ना, वो क्या इंडिकेट करता है कि वो टर्मिनेशन पॉइंट है, यानी ये लाइन का ये टर्मिनेशन पॉइंट है। सेम यहाँ पर भी वही हाल है कि अगर तुम सेमी कॉलन नहीं डालोगे तो वो एरर दे देता है। तो सिलेक्ट 5 + 3, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। देखो एग्जीक्यूट करने पे देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको 5 + 3, ये खुश मत हो कि अरे यार जो इधर लिखूंगा ये आ रहा है, नहीं। वो कभी कभी गलत नाम भी आता है, लेकिन ये जो दिखा रहा है ना, ये कॉलम का नाम है, कॉलम का। अब तुम ही सोचो, कॉलम का नाम कभी ऐसा होता है क्या, 5 + 3 ये क्या होता है। तो इसीलिए मैंने तुमको बताया था कि वो एज लिखते हैं। पहले ये देख लो ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, 8। 5 + 3 का 8। तो कॉलम का नाम ये नहीं होता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे एज। एज मतलब एलियासिंग करना है, किस मतलब उसका अल्टरनेट नाम क्या आना चाहिए। अल्टरनेट जो नाम आएगा मैं लिख सकता हूँ एडिशन। यहां पर देखो तुमको ये कोट में नहीं डालना है, ठीक है। तो रन करो। अब देखो वो कॉलम का नाम चेंज हो गया, एडिशन अब आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एज। और तुमने जब विदाउट ये एज यूज किया था, तो 5 + 3 से क्या आ रहा था, ऊपर 5 + 3 आ रहा था, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा था एज। अब देखो ये फटाफट मैं तुमको दिखाता हूँ, माइनस। माइनस से तुमको समझ में आ रहा है ये डिफरेंस का काम करने वाला है। तो अगर मैं लिखूं 5 - 3, अब देखो इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तभी भी कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, अभी भी कॉलम का नाम एडिशन ही होगा। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये एडिशन का नाम तो नहीं हो सकता ना कॉलम, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते थे सब्ट्रैक्शन। तो अगर लिखो ऐसा और उसको अब एग्जीक्यूट करूं, ये देखो ये जो मैं थंडरबोल्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूं ना, इसका ये मतलब है कि वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो अब सब मतलब सब्ट्रैक्शन, आंसर कितना है 2। लेकिन ये किस फॉर्म में, ये टेबल के फॉर्म में, क्योंकि तुम्हारा डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करता है। तो 5 - 3 कितना होता है 2, तो इसीलिए आंसर आया 2। फिर उसके आगे देख लो क्या है, उसके आगे क्या है, मल्टीप्लाई। तो तुमको मल्टीप्लाई के लिए कैसे करना है, सिलेक्ट 6*2। तो देखो अगर मैं ये माइनस को हटा के, अगर तुम्हारे जो कीबोर्ड में वो स्टार रहता है ना ये वाला, ये जब तुम स्टार टाइप करोगे और उसको अगर एग्जीक्यूट करोगे, एक बार नाम हम लोग चेंज कर देते, लिख देते मल। अब इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो मल 15, 5 × 3 कितना होता है 15। तो इसीलिए हम लोग को 15 देखने को मिला, समझ में आया? अब लास्ट क्या है अपने पास, लास्ट है अपने पास
डिवीजन वाला पार्ट। तो अब डिवीजन को भी देख लेते हैं कैसे लिखना है। 5 ऐसे करना, 5 डिवाइड्स 3। तो 5 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, देखते हैं फटाफट कितना आएगा। देखो 1.667, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कुछ कास्टिंग वोस्टिंग नहीं किया है, इसीलिए जो भी वैल्यू आया ना वो वैल्यू यहाँ पर दिख गया 1.6667। हालांकि 67 नहीं होता, वो 1.6666 ऐसे चलते जाता है, बट इतना बड़ा ना भर के वो शॉर्ट में उसको दिखा दिया कि 6666 करके 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर राउंडिंग ऑफ हुआ है। समझ में आया? तो ये थे तुम्हारे पूरा ये जो माइस्क्यूएल में अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, यही तुम्हारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि तुम यूज करोगे। वो यूज करोगे जैसे कि अगर तुम्हारा कोई टेबल था, ठीक है, अब टेबल में किसी इंप्लॉय का सैलरी है, अब उसका सैलरी 10,000 है, किसी का 20,000, किसी का 15,000 है। तो तुमको पता होगा दिवाली बोनस होता है, तो कभी कभी किसी का इंक्रीमेंट भी होता है। बोला जाएगा कि चलो तुम्हारा जो भी प्रीवियस सैलरी था जैसे 10,000, तो अब उसको तुम्हारे सैलरी को हम लोग हाइक देने वाले, यानी 1% हम लोग बढ़ा देंगे, यानी 10,000 था और प्लस अब 1% और उसके अंदर सैलरी तुमको देंगे। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 10,000 प्लस 1% ऑफ 10,000, तो जो भी 10,000 का 1% होगा वो वैल्यू प्लस तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू यानी 10,000, दोनों का समेशन, अब जो भी वैल्यू आ रही है वो तुम्हारा न्यू सैलरी है। तो इस केस में ये ऑपरेटर का बहुत काम यूज होता है। समझ में आया? फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इतना ज्यादा यूज होता है कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारा वेयर का एक क्लॉज आएगा वो भी आगे हम लोग देखेंगे। टेंशन नहीं लेना है, वो जो वेयर क्लॉज होता है ना उसमें बहुत टाइम मतलब बहुत बार तुम देखोगे ना, तुम्हारा इसमें से ही कोई ना कोई ऑपरेटर यूज होते रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को ये ऑपरेटर भी पढ़ने की जरूरत है। अब अगेन देखो यहाँ पर भी अब तुम लोग देखोगे अपने को टेबल की जरूरत होगी, तो इसीलिए मैं तुमको अभी प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जैसे ही तुमको डिटेल में सिखा दूंगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो उसके बाद तुमको मैं ये करना सिखा सकता हूँ, मतलब टेबल बना के तुमको ये ऑपरेशन करके दिखा दूंगा। समझ में आया? क्योंकि इस केस में क्या था, इसमें तुमको टेबल की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर तुमको टेबल बनाने आना चाहिए, क्योंकि मैं तुमको पहले टेबल बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद ये सारे ऑपरेशन करना सिखाऊंगा, तब थोड़ा रिलेवेंट लगेगा। तो एक बार देख लेते क्या है। अब इक्वल, इक्वल का मतलब क्या था तुमको भी पता है कि वो इक्वालिटी चेक करेगा कि मतलब लेफ्ट साइड वाला वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन राइट वाले एक्सप्रेशन से मैच करता है क्या, अगर है तो बस फिर ट्रू रिटर्न किया जाएगा। इस केस में क्या है, मैंने सिंटेक्स दिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000। क्या मतलब सिलेक्ट, सिलेक्ट तुमको मैंने बताया था क्या करना के लिए यूज किया जाता है, डेटाबेस को बोलना कि मेरे को किसी पर्टिकुलर रो का डेटा रिट्राइव करके दो, इसके लिए सिलेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पर स्टार क्यों यूज किया, स्टार का मतलब होता है कि जो तुमने टेबल बनाया था ना वहां पर मल्टीपल कॉलम होंगे, तो स्टार से ये मतलब पता चलता है कि जो भी उसका पूरा कॉलम होगा ना सारे कॉलम रिटर्न कर देना। अगर तुम स्टार के बदले पर्टिकुलर मतलब तुमको चाहिए कि मेरे को सिर्फ ये कॉलम का नाम मतलब ये कॉलम वाला वैल्यू चाहिए, तो वो स्टार को हटा के तुम वो कॉलम का नाम लिख दो, दैट्स इट। लेकिन अगर तुमको पूरा कॉलम का वैल्यू चाहिए, कॉलम का जैसे पूरा कॉलम जो तुम्हारे प्रेजेंट है ना डेटाबेस में जो तुमने टेबल बनाया, वो पूरा कॉलम एक साथ तुमको अगर दिखाना है तो स्टार लिख दो। फ्रॉम, फ्रॉम एक कीवर्ड है जो कि यूज किया जाता है डेटाबेस को बोलने के लिए कि फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कि मैं इस वाले टेबल को रेफर कर रहा हूं, फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम टेबल नेम। समझ में आया? तो ये टेबल का नाम है, ये जो एम्प्लॉय है ना ये भी सेम उसी तरह है टेबल का, जैसे मैंने बोला ना वेरिएबल, तो उसी तरह ये भी वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि तुमने किस टेबल का नाम किस तरह से रखा है। तो जब तुम फ्रॉम लिखोगे तो टेबल डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं कि मैं फ्रॉम दिस टेबल को रेफर करना चाहता हूं, इसीलिए तुम फ्रॉम यूज करोगे, दिस टेबल, टेबल का जो भी नाम होगा, एंड देन वेयर, वेयर वाला क्लॉज, वेयर यूज किया जाता है कंडीशन के लिए कि मेरे को वो वाले टेबल में मतलब ये वाले टेबल में जहां पर सैलरी ये वेरिएबल है, जहां पर सैलरी ये हो, समझ में, मेरे को डेटा रिटर्न करके दो इस वाले टेबल से, फ्रॉम इस वाले टेबल से, जहां पर वेयर वो जो एक कॉलम है ना उसके अंदर ये इंप्लॉइज के अंदर एक सैलरी वाला भी कॉलम होगा, जहां पर ये सैलरी वाला जो कॉलम है उसके अंदर हर एक रो का वैल्यू अगर ये वाला है, मतलब जिसके भी रो का ये वाला वैल्यू है, मेरे को वो वाला पूरा डिटेल लाके दे दो। समझ में आया? अभी तुम ये टेंशन मतलब वेयर फ्रॉम क्या है कैसे है वो हम लोग आगे जब देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा तुमको। समझ में आया? तो इक्वल का काम क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इक्वालिटी चेक करने के लिए कि ये चीज इसके इक्वल है क्या, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ट्रू रिटर्न कर दो। तो जब वो ट्रू होगा तो वो तुमको डेटा तुमको आउटपुट में दिख जाएगा। ठीक है?
अब ये क्या है, ये बेसिकली ना नॉट इक्वल टू है, क्योंकि अगर तुमको इक्वल पता है तो तुमको नॉट इक्वल भी पता होना चाहिए। तो देखो ये थोड़ा तरीका, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। मतलब एक स्टार्टिंग वाला एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, तो जब तुम ये लिखते हो ना तो इसका पूरा मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। या फिर अगर तुमको ये नहीं लिखना है तो तुम सीधे ये लिख सकते हो, नॉट, ये जो एक्सक्लेमेटरी है वो नॉट है और ये इक्वल तो एज इट इज। यानी कि अब अगर तुम यहाँ लिखोगे जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, जहां पर वेयर ये प्राइस नॉट इक्वल्स टू 100, मतलब वो पूरे डेटा को चेक करेगा, जहां पर प्राइस अगर 100 नहीं है वो तुमको वो वाला आउटपुट लाके दिखाएगा। तो इसके बदले तुम ये भी लिख सकते थे, ये जो लिखा है ना नॉट इक्वल्स टू एक्सक्लेमेटरी और इक्वल, और तुम वो भी लिखते तभी भी काम पड़ता। समझ में आया? अब देखो ये पूरा मैंने ऊपर लिखा तो है सिंटैक्स, तो इसका ये मतलब ये मत समझ जाना कि जब तुमको इक्वल यूज करना है तो तुमको ये पूरा लिखना पड़ता है, नहीं। ये सिर्फ मैं मतलब एक पूरा कोड, एज अ पीस ऑफ कोड तुमको दिखा रहा हूं कि आखिर हम लोग यूज कैसे करते हैं। समझ में आया? अब फिर ये तो तुमको पता ही है ये किस लिए यूज करेंगे, ये लेस देन का इक्वालिटी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कभी पढ़ी होगी तो तुमको इसमें ज्यादा टाइम नहीं मतलब लगेगा और तुम फटाफट वीडियो स्किप कर सकते हो। समझ में आया? तो ये लेस देन कैसे यूज करेंगे, सेम एज इट इज जो तुमने पढ़ा है अभी, तुमको मैंने ऊपर भी बताया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क इज लेस देन 80, जिसका मार्क्स अगर 80 से लेस है मेरे को वही वाला डेटा दिखा दो। फिर उसके आगे क्या आता है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन यानी कि जो वहां पर लेस था अब यहाँ पर वो ग्रेटर हो गया, यानी कि अब मेरे को वो मार्क्स ग्रेटर देन 80 वाला चाहिए। समझ में आया? अब उसके बाद दूसरा क्या है, लेस देन। लेस देन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर देखो ये स्ट्रिक्ट कंडीशन था। स्ट्रिक्ट मतलब क्या कि वो लेस देन 80, यानी 80 को भी नहीं लेने का, 80 से कम यानी कि 79.999 है वो उसको ले लूंगा, लेकिन अगर 80 है तो उसको नहीं लूंगा। बट लेस देन थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट होता है, बोलता है कि भाई वो लेस देन हो या फिर उसके इक्वल भी हो। अगर तुम यहाँ पर जैसे इक्वल लिखते ना तो वो 80 को भी इंक्लूड करता, उसी तरह यहाँ पर मैं सिर्फ लेस लिखता, बस लेस, तो क्या करता ये 500 को लेता ही नहीं। 500 से जस्ट छोटी जो वैल्यू अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, लेकिन 500 को नहीं लूंगा। बट यहाँ पर मैंने इक्वल भी लिखा है ना, तो इसकी वजह से होगा क्या कि अगर वो 500 भी है तो मैं उसको भी ले लूंगा। समझ में आया? तो ये लेस देन इक्वल्स टू होता है। फिर उसके आगे होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ये मतलब होता है कि मैं उस वैल्यू या उससे ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। जैसे यहां पर क्या था, 80 से ऊपर वाला, 80 से ऊपर वाला, नॉट 80, मतलब 80 को नहीं बट 80 से अगर वो 80.0001 भी है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। बट यहां पर क्या होता है, वो बोलेगा कि नहीं, वो 500 को भी ले सकता हूं मैं। अगर सिर्फ ग्रेटर देन रहता तो 500.001 को भी सिलेक्ट कर सकता था, बट 500 को नहीं करेगा। लेकिन यहां पर हमने इक्वल भी डाला है तो वो अब 500 को भी दिखेगा। समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि एक बार मैं फिर से बोलता हूं, इक्वल। इक्वल यानी लेफ्ट और राइट के एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल। अगर नॉट इक्वल यानी कि अब तुमको इक्वल नहीं, तुमको ये बोलना है कि ये चीज इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग नॉट इक्वल टू यूज करते हैं, यानी अब तुम ये यूज करो ये यूज करो एक ही बात है। अब तुमको चेक करना है कि वो वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए तो तुमको ये यूज करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे अगर वो वाली वैल्यू मतलब वो कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी ना वो इससे बड़ी होनी चाहिए, तो उस केस में तुम ग्रेटर देन यूज करोगे। फिर उसके बाद लेस देन आता है, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि वो वाली वैल्यू, यानी कि ये कॉलम की जो वैल्यू होगी अगर लेस देन या इक्वल्स टू ये वाले नंबर, अब ये नंबर यानी तुम डिफाइन करोगे कि 5000 10,000 कि ये कॉलम की वैल्यू, क्योंकि जब तुम क्वेरी लिखते हो ना तो तुम्हारा डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है तो पूरा का पूरा टेबल को रिट्राइव करने की ट्राई मारता है, फिर बाद में तुमको दिखाता पूरा डेटा का, मतलब पूरा जो डेटाबेस का जो टेबल होता है उसके अंदर पूरा डेटा तुमको नहीं दिखाएगा, वो कंडीशन के बाद उसको आधा कट कुट करके जो फाइनल रिजल्ट बचता है वो दिखता है। लेकिन डेटाबेस एक्चुअल में पूरे जो भी टेबल में जितने भी रोज है ना सभी को आइटरेट करेगा एंड एट द एंड तुमको आउटपुट दिखाएगा एज ए 2 कॉलम 10 कॉलम 5 कॉलम डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। ठीक है? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब डालोगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में तुम्हारा डेटाबेस पूरे टेबल में आइटरेट करेगा और चेक करेगा कि ये कंडीशन क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम्हारे नंबर में जो तुमने स्पेसिफाई किया क्या उससे बड़ी है। अगर ऐसी बड़ी है तो मैं सिर्फ उसी वाले कॉलम को, सॉरी उसी वाले रो को तुमको एज अ इनपुट एज अ आउटपुट दिखा दूंगा। समझ में? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर भी बहुत जरूरी होता है और मोस्ट ऑफ द केस अगर तुम देखोगे ना तो ये
लॉजिकल ऑपरेटर ना वेयर के साथ यूज होता है। ये जो तुमको यहाँ पर सिखाया था ना, वेयर 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 एक क्लॉज होता है जो कि तुमको कंडीशन डालने में मदद करता है कि अगर तुमको, जैसे अगर तुम्हारा कुछ कहानी है कि मेरे को ये वाले बच्चे चाहिए जहां पर उनका नेम ये हो, तो जहां पर, यानी ये कंडीशन का पार्ट है ना, जहां पर उसका नाम ये हो, तो जहां पर, इसी को हम लोग बोलते हैं वेयर वाला क्लॉज, यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन की बात आती है तो वेयर यूज करते हो। आगे भी देखने वाले कोई बात नहीं है, और आगे भी देखने वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाला पार्ट दोनों भी साथ में सेम ट्रू होने चाहिए। यानी क्या मतलब कि जो लेफ्ट एक्सप्रेशन है राइट एक्सप्रेशन है, दोनों भी जब कंडीशन ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू को रिटर्न करूंगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सिलेक्ट, मेरे को वो सारे डेटा दे दो सब कॉलम वाले जहां पर वो टेबल का नाम प्रोडक्ट हो, और वेयर मतलब कि बोलते हैं ना कंडीशन, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब मेरे को वो सारे डेटा दे दो पूरे कॉलम की जहां पर मैं ये टेबल को रिफर कर रहा हूं, और कंडीशन कुछ ये वाली है, प्राइस इज ग्रेटर देन 50 एंड, देखो ये प्राइस इज ग्रेटर देन 50 था, लेकिन उसके बाद एंड लगाया, क्यों? क्योंकि प्राइस ग्रेटर देन 50 की वजह से क्या होता है, पूरे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना, जिसके प्राइस ग्रेटर देन 50 होती, वो सारा दिख जाता। लेकिन मैंने साथ में ये भी स्पेसिफाई किया कि साथ ही साथ कैटेगरी की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, यानी कि मेरे को वो प्राइस ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, और जब वो 50 के बाद सिलेक्ट हो जाए तो उसका कैटेगरी चेक करो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी मेरे को वो वाला कैटेगरी का वैल्यू सारे दिखा देना, समझ में आया? लेकिन अगर तुम एंड नहीं लिखते तो सिर्फ ये प्राइस ग्रेटर देन 50 का चेक होता, तो जिसके अंदर होता क्या कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट का, या फिर कुछ भी ऐसे जो भी अलग अलग कैटेगरी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी तुमको दिख जाता, समझे? इसीलिए यहां पर हमने लिखा एंड। फिर दूसरा होता है और। अब और के केस में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब ये एंड का बहुत ही ज्यादा उल्टा वाला भाई है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो लेफ्ट का एक्सप्रेशन है या राइट का एक्सप्रेशन है, उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। मतलब रिटर्न करना मतलब डेटाबेस तुमको रिटर्न करेगा एज अ आउटपुट। देखो मैंने एग्जांपल में क्या दिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज लेस देन 30 और एज इज ग्रेटर देन 30। इसका क्या मतलब है, अगर उस आदमी का या फिर लेडीज का, जेंट्स का, जो भी जेंडर, अगर उस जेंडर का जो एज है लेस देन अगर 30 है, या फिर यहां पर मैंने क्या बोला था, और प्राइस एंड, मतलब ये और साथ ही साथ ये दोनों साथ में ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि उसका एज चाहे 30 हो, या और एज बड़ी हो 50 से, समझ में आया? तो इसीलिए मैंने और लिखा, यानी कि आइदर ये हो या फिर ये हो, दोनों होगा तभी भी चलेगा, नहीं होगा तभी भी चलेगा, सॉरी मतलब दोनों होगा तभी भी चलेगा, या फिर उसमें से सिर्फ एक भी होगा तभी भी चलेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों होगा तभी भी चलेगा, नहीं भी होगा तभी भी चलेगा, नहीं, गलत है। मतलब ऐसे बोलना कि ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करे तभी भी चलेगा, और अगर दोनों साथ में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसमें कम से कम एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब इस केस में हम लोग यूज करते हैं और यहाँ एंड के केस में क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होगा तभी भी चलेगा, लेकिन अब उससे पीछे, मतलब अगर एक या दोनों भी नहीं सेटिस्फाई होगा, ये हमको नहीं चाहिए। हमको दोनों भी कंडीशन को साथ में सेटिस्फाई करवाना है, और में हमको दोनों भी सेटिस्फाई करवाएंगे चलेगा, और एक भी करवाएंगे तभी भी चलेगा। तो ये है और की कहानी। अब नॉट क्या है, नॉट बस खाली क्या करता है, जो तुमने कंडीशन डाला है ना उसका उल्टा कर देगा। जैसे कि क्या लिखा मैंने, निगेटिव कंडीशन, मतलब कि मेरे को वो वाले सारे डिटेल्स दो, मतलब सारे कॉलम्स की डिटेल दो कस्टमर वाले टेबल से जहां पर कंडीशन नॉट सिटी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। इसका क्या मतलब होता है कि मेरे को वो सारे कॉलम, मतलब वो जो टेबल है ना कस्टमर का, उसके अंदर वो सारे कॉलम में से सारे रो वाले डेटा मेरे को ला के दिखा दो, लेकिन जहां पर जो सिटी वाला कॉलम है ना, वो न्यूयॉर्क का नहीं होना चाहिए। यानी कि जब तुम्हारा डेटाबेस सारे रो को आइट्रेट करेगा तो उसमें हर एक यूजर का सिटी तो दिया ही होगा। तो सिटी मतलब जैसे यूजर ए का सिटी चेक किया, अगर उसके अंदर न्यूयॉर्क है तो ये वाले रे को डिस्कार्ड कर देगा, ये तुमको नहीं दिखाएगा। फिर यूजर बी, अगर इसका सिटी कुछ और है, जो भी अगर मुंबई है, तो ये मुंबई क्या न्यूयॉर्क के इक्वल है, नहीं, तो इसीलिए मुंबई वाला आउटपुट तुमको दिखाएगा। समझ में? इसीलिए हम लोग लिखते हैं जहां पर सिटी नहीं इक्वल है न्यूयॉर्क के। अब देखो इसका अल्टरनेट भी तुम लिख सकते थे, तुम ऐसा लिख सकते थे, वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू कौन सा, वो एक्सक्लेमेटरी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। समझ में? ये नॉट जो है ये एक अल्फाबेटिकल वाला ऑर्डर वाला, मतलब आई मीन टू से जैसे ये लॉजिकल के फॉर्म में, इसीलिए हम लोग नॉट यूज करते हैं। क्योंकि नॉट का इंट्रोडक्शन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉलम में ना वो नल वैल्यू भी होती है, तो नल के साथ हम लोग ये नॉट इक्वल टू ये वाला कहानी नहीं यूज कर सकते। ये वाला नॉट इक्वल टू की कहानी में हम लोग को ये वाला नॉट यूज करना पड़ता है। समझ में आया?
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉट यूज किया। अब नॉट यूज किया तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जहां पर नॉट सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, मतलब कि सिटी न्यूयॉर्क के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो मेरे को वो वाले सारे वैल्यू रिटर्न करके दे दो। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा पूरा माई एसक्यूएल का ऑपरेटर वाला कहानी खत्म होता है। ये था कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि मैंने तुमको दिखा दिया, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर तुमको मैंने सिखाया लॉजिकल ऑपरेटर जो कि है एंड और नॉट। तो फाइनली अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? देखो ये जो तुमको मैं बार बार सिखा रहा था ना, ऊपर बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ दिए, प्रैक्टिकल नहीं देखे तो मजा नहीं आया, टेंशन मतलब। अब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे कि कैसे मजा उठाना है बाय राइटिंग और क्वेरी। ठीक है, तो पहला होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि इसी के अंदर तुम सीखोगे कि टेबल को क्रिएट कैसे करना है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अब हम लोग चेक करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या होता है। Data definition language is used to define, manage the database structure. It includes command like create, alter, drop, and truncate, which are used to create, modify, or delete the table schema. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक टाइप का लैंग्वेज है जो कि तुम्हारा डेटाबेस वो प्रोवाइड करता है, जिससे तुम क्या कर सको कि तुम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल बना सको, उसको मैनिपुलेट कर सको, या फिर तुमको कभी कभी वो डेटा मतलब वो डेटाबेस के अंदर वो टेबल नहीं चाहिए तो तुम उसको डिलीट कर सको। दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है इट इज यूज टू डिफाइन एंड मैनेज। अब मैनेज का मतलब क्या होता है? उसका देखभाल करना, उसके अंदर कुछ कमी है तो वो हटाना, उसके अंदर कुछ कमी है तो कुछ लाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेज। और डिफाइन करना, डिफाइन मतलब वो टेबल को बनाना, उसको बोलते हैं डिफाइन करना। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? वो होता है कि तुमको डिफाइन करना और मैनेज करना, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट करने के लिए कीवर्ड है क्रिएट, फिर टेबल को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए अल्टर है, फिर से मैं बोल सकता हूँ कि टेबल को अगर मैनिपुलेट करना है, मतलब मैनिपुलेट इन द सेंस अगर टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप कीवर्ड है। फिर ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? ट्रंकेट का मतलब होता है कि टेबल के अंदर जो डेटा तुम्हारे पास पहले थे उसको अगर डिलीट करना है तो उसके लिए ट्रंकेट यूज करोगे। अब तुम आगे जब जाओगे ना तुमको ये थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या फर्क होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का बिहेवियर सेम ही होता है, बट उसके अंदर कुछ तो फर्क होता है जो कि तुमको आगे जाके पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पता चला ये किस लिए यूज किया जाता है। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन और मैनेज करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज किया जाता है, और जिसके अंदर कुछ चीजें हमको मिलती है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस, क्या क्या? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कैसे कैसे उसको यूज करना है। पहला पहला अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं इधर क्या लिखा गया है, उसके बाद हम लोग उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। पहला क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में? क्रिएटिंग टेबल। अगर तुमको टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि अगर तुमको एसक्यूएल क्यूरी को परफॉर्म करना है, यहाँ पर मैंने जो अभी कोड लिखा था ना वो 5+3 5-3 वाला पार्ट, तो अगर यहाँ पर तुमको कोई टेबल मतलब बनाना है, क्योंकि जब तुम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हो ना तो एट द एंड तुम्हारा वैल्यू जो भी है ना वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसका ये मतलब है तुमको पहले तो टेबल बनाने आना चाहिए। तो इसीलिए पहले हम लोग देखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हाउ टू क्रिएट टेबल। तो देखो क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल के लिए तुमको क्या करना है? क्रिएट टेबल। देखो यहां पर लिखा भी है द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। देखो ये जो तुम्हारा है ना SYS सिस्टम, ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच का पार्ट है, देख लेना। हाँ, क्योंकि ये तुमको डायरेक्ट बना बनाया नहीं मिलेगा, ये तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर सेटअप करना पड़ेगा, तब जाकर तुमको ये सब देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, तो कमेंट में मैसेज कर देना, तुमको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ये डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, अभी के लिए डायरेक्ट हम लोग क्वेरी को परफॉर्म करेंगे। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। जब तुम ये अभी क्लोज है, इसको ओपन करोगे तुमको यहाँ टेबल दिखेगा। तो जो भी तुम टेबल यहाँ पर बनाओगे ना, ये टेबल इसके अंदर दिखेगा। ये देखो ये जो sys अंडरस्कोर config है ना, ये बाय डिफॉल्ट तुमको टेबल बन के मिलता है। तो ये देखो ये बाय डिफॉल्ट तुमको टेबल मिला। तो इसी के अंदर हम लोग टेबल जब बनाएंगे ना तुमको यहाँ पर टेबल दिखेगा। तो पहला क्या है? क्रिएटिंग टेबल। क्रिएट किस लिए यूज किया जाता है? हम लोग को अगर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है तो हम लोग यूज करेंगे क्रिएट। तो उसके लिए सिंटैक्स भी तो मालूम होना चाहिए, क्या लिखना है? क्रिएट। क्रिएट तो ये फिक्स है, हाँ ये तुमको मैंने बताया था माइस्क्यूएल केस इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिव नहीं होता है, याद रखो। केस इनसेंसिटिव मैंने बोला, ध्यान से सुनना। मतलब बड़ा छोटा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट एक स्टैंडर्ड होता है कि हम लोग इसी तरह लिखते हैं। इसीलिए हम लोग जो ये कीवर्ड होते हैं ना माइस्क्यूएल के, उसको कैपिटल में ही हम लोग लिखते हैं, समझ में? तो उसके बाद क्या है, अब ये क्रिएट लिखे, फिर टेबल। टेबल क्योंकि ये जो टेबल है ना ये चेंज होते रहेगा, क्योंकि आगे जाके हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, जैसे व्यूज क्या है, ट्रांजैक्शन वाला पार्ट, फिर उसके बाद ट्रिगर क्या होता है, फंक्शन वाला पार्ट, प्रोसीजर। तो उस केस में ना ये जो नाम है ना टेबल, ये चेंज हो जाएगा। जैसे क्रिएट व्यू,
क्रिएट ट्रिगर, तो ये नाम चेंज होगा। तो इतना पार्ट ये जो लिखा ना, इतना पार्ट कॉमन है, क्योंकि अभी हम लोग टेबल से डील कर रहे हैं, हम लोग को टेबल बनाना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट क्या, टेबल। टेबल लकी जब तुम बनाओगे तो टेबल का तो नाम भी होता है ना, ये देखो यहाँ पर जैसे सिस कॉन्फिग है, तो उसी तरह यहाँ पर भी उसका कुछ नाम होगा, तो कुछ नाम लिख दो एक्स वाई जेड। तो जैसे ये लिखोगे उसके बाद तुमको पैरेंथेसिस देना है और लास्ट में सेमी कॉलन डालना भूलना मत, अदरवाइज वो तुमको बार बार एरर देगा। तो जैसे ही ये तुम टेबल का नाम लिख दिए, तो उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके अंदर वो सारे वेरिएबल के नेम और डेटा टाइप क्या है और कंस्ट्रेंट क्या है वो लिखना है। अब कंस्ट्रेंट पे जरा ध्यान मत देना, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है तो उसको भी देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना देखो कि ये वेयर नेम क्या है और डेटा टाइप क्या है। मतलब जब तुम टेबल क्रिएट करोगे तो उसके अंदर तुमको मैंने बोला था पहले ही उसको डिफाइन करना पड़ता है, तो डिफाइन करने वक्त तुमको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये वाला कॉलम चाहिए वेयर नेम, जहां पर इसका डेटा टाइप ये हो, जैसे कि मेरे को कॉलम का नाम क्या चाहिए, नेम, और उसका डेटा टाइप क्या होगा फटाफट बताओ, वेर क्या है। वेर कैर में क्या पैरामीटर पास करोगे, नंबर। वो नंबर क्या इंडिकेट करेगा कि कितना तुमको लेंथ ऑफ द कैरेक्टर चाहिए। बाय डिफॉल्ट 50 डाल दो, 255 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक के लिए दिखाया है। अगर तुमको बहुत सारे ऐसे कॉलम चाहिए तो तुम यहाँ पर अब इसके बाद कोमा डालोगे, इसके आगे जो डेटा टाइप है इसके आगे कोमा डालोगे, फिर से दूसरा कॉलम का नाम, फिर से डेटा टाइप, कॉलम का नाम डेटा टाइप, कॉलम का नाम डेटा टाइप। ये करके जब इसको पूरा एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हारा एक टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो तुमको फट से ये करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो लिखा मैंने क्रिएट, क्रिएट क्या, टेबल। टेबल का नाम क्या होगा, लेट से मैंने लिख दिया प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। ये मैंने लिखा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने क्या बोला, पैरेंथेसिस डालना और साथ में सेमीकोलन डालना भूलना मत। फिर इसको एंटर मार के थोड़ा बड़ा कर लेते फटाफट। अब इसके अंदर तुमको क्या बताना है, इसको बताना है कि भाई मेरे को एक टेबल चाहिए जिसका नाम प्रैक्टिस है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉलम के नाम भी तेरे को चाहिए। तेरे को नाम क्या चाहिए, नाम जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को नेम चाहिए, ठीक है। तो नेम का डेटा टाइप मैं कैसे स्टोर करूंगा, जैसे अभी मैं लिखता हूँ नेम। नेम का मेरे को डेटा क्या चाहिए, तुमको पता होना चाहिए वेर क्या होता है, सही है, वेर कैर। लेकिन वेर कैर के अंदर एक पैरामीटर पास होता है कि उसका लेंथ बताने के लिए, तो मैंने लिखा 50 चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कॉमा किया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर तुम साथ साथ ये भी सीखते जा रहे हो कि ये जो मैंने तुमको ऊपर सिखाया था याद है, जब मैं तुमको टेबल बनाना सिखाऊंगा तो इसमें तुम यूज करोगे, तो देखो अब साथ साथ तुम इसको यूज भी कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो अभी जैसे मैंने नेम लिखा, नेम के आगे क्या लिखा, वेर कैर। वेर कैर क्या था, ये एक डेटा टाइप था जो कि बताएगा मैं स्ट्रिंग स्टोर करूंगा। फिर आगे चलते हैं, अब बोलते हैं कि मेरे को सैलरी चाहिए। सैलरी, सैलरी किस में हो सकती है, आइदर फ्लोट में लिखो या डेसिमल में लिखो, बट ज्यादा प्रीफर्ड होता है डेसिमल में लिखना, तो लिखेंगे डेसिमल। डेसिमल के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर क्या बोलता है कि डॉट के आगे यानी डेसिमल के आगे और पीछे कितना टोटल होना चाहिए, वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि अभी के लिए 5,2, मतलब कि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, और अगर ज्यादा है तो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, और टोटल डिजिट 5 होने चाहिए। ये हो गया। अब एक और लास्ट करते हैं, जेंडर। जेंडर के लिए क्या लिखेंगे, अब जेंडर में तुमको भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, मतलब जब तुम आगे तुमको मैं सिखाऊंगा ना, तो उधर कुछ कंस्ट्रेंट भी होते हैं, तो वो कंस्ट्रेंट जब तुम सीख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि उसको जेंडर को, मतलब अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना जेंडर, जैसे मैं लिखूंगा जेंडर क्या टाइप होना चाहिए, कैर। कैर कितना, एक। अब देखो यहाँ पर समझो मैंने क्यों ऐसे लिखा, मैंने तुमको सिखाया था ना कि तुमको अगर पता है कि तुमको यही इतना ही पता है कि ये कैरेक्टर इतना ही होने वाला है, तो तुम कैर यूज कर सकते हो। अब मेरे को पता है जेंडर एक ही कैर का होने वाला है, क्यों, क्योंकि जेंडर आइदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर फर्स्ट कैपिटल लेटर जो भी रहेगा ना, मतलब फर्स्ट कैपिटल या छोटा लेटर ऑफ जेंडर, मेल या फीमेल, उसका फर्स्ट कैरेक्टर ही डालेगा। मतलब अगर मेल तो एम डालेगा, फीमेल है तो एफ डालेगा, इसीलिए मैंने यहां लिखा कैर 1, यानी कि वो एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया वेर कैर, सैलरी डाल दिया डेसिमल, जेंडर डाल दिया कैरेक्टर। तो ये तुमने इसको लिखा जब क्रिएट टेबल, तो इतना टेबल क्रिएट करने में तुमको ये सारे कॉलम का रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए तुमने ये पूरे चीजों को लिख दिया। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद अगर तुम इस थंडरबोल्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो ध्यान से नीचे देखना, इधर देखो, क्रिएट टेबल प्रैक्टिस, यहाँ पर देखो 0 रो अफेक्टेड, और कितना टाइम लगा, 0.036 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा राइट, यानी कि तुम्हारा ये जो टेबल है ना क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर तुम लेफ्ट में देखो तुमको टेबल तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन इसको दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। जैसे ही रिफ्रेश करोगे देखो तुमको प्रैक्टिस दिखा। अब तुम इसको क्लिक कर सकते हो, देखो तुमको इसके अंदर कुछ, देखो इसके अंदर तुमको कुछ सारी चीजें दिख रही है। क्या क्या दिख रही है, कॉलम। कॉलम मतलब कि तुमने क्या क्या कॉलम मेरे टेबल के अंदर डिफाइन किया, क्या क्या डिफाइन किया था, नेम, सैलरी, जेंडर। क्लिक करते देखते उसके अंदर वो है क्या, देखो नेम, फिर सैलरी, देखो नीचे तुम देख सकते हो उसका पूरा डिटेल क्या है। नेम में देखो इसका डेफिनेशन क्या है, नेम और वेयर क्या है।
और ये कलेक्शन जो भी है ये तो मतलब ठीक है, ये अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए है। फिर सैलरी, ये देखो सैलरी के अंदर भी है। फिर जेंडर, जेंडर में क्या है, जेंडर का टाइप क्या है, कैर वन। समझ में आया? तो ये तुम्हारा बन गया सक्सेसफुली कॉलम। और फिर इसके आगे ये इंडेक्स क्या है, फॉरेन की क्या है, ट्रिगर क्या है, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे का पार्ट है। तो इससे तुमने ये सीखा कि अगर तुमको टेबल क्रिएट करना है तो तुमको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, क्योंकि टेबल की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी। आई मीन टू से टेबल ही खुद चेंज होते जाएगा, क्योंकि वो कभी कभी व्यू बन जाएगा, कभी कभी ट्रिगर बन जाएगा। तो ये क्रिएट फिक्स है, और उसके बाद ये टेबल के बदले तुमको क्या बनाना है उसका नाम डालोगे। जैसे अभी तो मेरे टेबल बनाना था तो मैंने टेबल लिखा, व्यू बनाना है तो व्यू, ट्रिगर तो ट्रिगर, तो ऐसे नाम चेंज होते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमको टेबल बनाना था, इसलिए मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर पैरेंथेसिस पास करना है, और पैरेंथेसिस के अंदर तुमको डेफिनेशन पूरा देना है कि तुमको क्या क्या कॉलम चाहिए और उसका क्या डेटा टाइप होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कुछ कंस्टेंट भी दे सकते हैं, कंस्टेंट मतलब तुमको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ डेटा टाइप तक हम लोग रुके रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बोला कि मेरे को नाम चाहिए जो कि वेर कैर होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए वो डेसिमल में होना चाहिए, जेंडर चाहिए जो कि कैरेक्टर में होना चाहिए। और जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो तुमको यहाँ पर आराम से पूरा ये कॉलम देखो, ये जो है ये तुमको पूरा देखने को मिल गया। तो इसी तरह तुमने सक्सेसफुली एक टेबल को कैसे बनाते हैं, और तुमने ऊपर जो सीखा था कैसे कैसे डेटा टाइप को यूज करते हैं, ये तुमने सीख लिया। फिर दूसरा क्या आता है अपने पास, मॉडिफाइंग टेबल। अब मॉडिफाइंग टेबल मतलब क्या कि अल्टर करना, यानी टेबल के अंदर बदलाव करना। क्या डेफिनेशन है, द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल सच एज एडिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग कॉलम। क्या मतलब होता है कि तुम्हारे पास अगर कोई टेबल है, बट गलती से अगर तुमने कुछ जैसे उसके अंदर गड़बड़ी कर दिया, या फिर जैसे तुम भूल गए, अरे यार ये जो तुम्हारा जो टेबल था इसके अंदर तुमको एक और कॉलम डालना था, बट तुमने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग बदलाव करा सकते हैं कि भाई टेंशन मतलब तुमको ये करूंगा मैं, अगर ये लिखूंगा, ये कमांड लिखूंगा, तो इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। अभी के लिए जरा देख लेना क्या है, नेम, सैलरी, जेंडर, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कुछ और कॉलम का नाम ऐड करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। पहले तुमने डेफिनेशन देख लिया, तो अल्टर कमांड किस लिए यूज किया जाता है कि जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग टेबल है, यानी जो तुमने टेबल बनाया है, अगर उसके अंदर कुछ एडिंग करना है या फिर डिलीटिंग करना है, तो उसके लिए तुम यूज करोगे अल्टर। सिंटैक्स क्या बोलता है, तुमको लिखना है अल्टर, अल्टर क्या करना है, टेबल, क्योंकि ये जो टेबल लिखा है ना ये बाद में फिर से चेंज हो सकता है, इधर कभी व्यू आ सकता है, कभी ट्रिगर आ सकता है, इसलिए तुमको लिखना पड़ेगा अल्टर। अल्टर क्या, टेबल। टेबल के बाद कौन सा टेबल का नाम चल रहा है, मतलब कौन से टेबल के बारे में बात कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, टेबल। फिर उसके बाद तुमको पैरामीटर ऐड करने हैं कि मतलब तुमको ये करना है। तो मेरे को इस केस में मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफिकली एग्जांपल मैंने लिया हूँ, यहाँ पर मेरे को कॉलम ऐड करना था, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। अब तुम इसके अलावा फिर अगर तुमको कोई कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम के लिए वो लिख सकते हो, फिर इसके अंदर तुमको कुछ कंस्टेंट डालना है तो कंस्टेंट वाला पार्ट लिख सकते हो। बट अभी बेसिक चल रहा है तो तुमको मैं अभी के लिए सिर्फ दिखाऊंगा कि आखिर कॉलम को इसके अंदर ऐड कैसे करना है। अभी के लिए तुम्हारे पास कितना कॉलम था, नेम, सैलरी, जेंडर। तो इसके आगे अभी मैं सिखाता हूँ कि कैसे देख सकते हैं कि मतलब उसके अंदर कैसे कॉलम नया ऐड करेंगे। तो अभी क्या दिख रहा है, क्या लिखना है इसके बाद, ऐड वेयर नेम। वेयर मतलब वेरिएबल का नाम, यानी कि तुमको कौन सा नया कॉलम का चाहिए, मतलब कौन सा कॉलम चाहिए उसका नाम, और उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, बस। और उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पर देखो मैंने नोट भी डाल के रखा है, हियर न्यू कॉलम इज ऐड, मतलब कि जब तुम ये कमांड को लिखोगे तो उसमें नया कॉलम बन जाएगा। तो सिंटैक्स फटाक से देखो क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद तुमको क्या करना है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं बस यही करना, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो वो तुम्हारे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तुम वो लिख सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ तुमको कॉलम नया ऐड करना सिखाता हूँ। देखो जैसे नीचे गए हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्टर। अल्टर के बाद क्या, टेबल। टेबल कौन सा टेबल, जो मैंने ऊपर टेबल बनाया था, तो वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लिखे। ये लिखने के बाद मतलब तुम वो लाइन को ऐसे एक लाइन में भी कर सकते हो, बट थोड़ा रिकमेंडेशन क्या रहता है कि लाइन लंबा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नहीं तो ये जो चीज मैंने यहाँ लिखा था ना, ये एक लाइन में भी लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं स्पेस देके नीचे गया, एंटर देके, फिर अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, प्रैक्टिस। मेरे को क्या करना था, ऐड। ऐड क्या करना है, ऐड के बाद क्या था, वेरिएबल का नाम, कौन सा नाम चाहिए। अब जैसे यहाँ पर नेम है, सैलरी है, जेंडर है, लेकिन यहाँ पर देखो मैं भूल गया था कि एज नहीं डाल पाया, तो चलो एज डालते हैं, यानी वेरिएबल, यानी कॉलम का नाम क्या है, एज। लेकिन एज के साथ उसका डेटा टाइप भी बताना है तुमको। अब डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप उसका ऑब्वियस सी बात है, एज है तो वो इंट्री होने वाला है, बस इंट। फिर उसके बाद कॉलम, ये कर दिए। और इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद एंटर मारो। ये देखो तुमको सक्सेसफुली दिखा। अच्छा तुमको ये बता दो, ये जो मैं इसको पर्टिकुलर सिलेक्ट करा ना, तो इसका ये मतलब है कि जब मैं एंटर मारूंगा तो सिर्फ ये वाला कोड रन करेगा, क्योंकि अगर जब मैं विदाउट सिलेक्ट करके पूरा ये मतलब थंडरबोल्ट को क्लिक करूंगा ना, ये पूरा यहां से सिलेक्ट करके यहां तक रन करेगा, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज हो चुका है। तो इसके लिए हमको जो सिर्फ चाहिए बस उसी को रन कराओ, अदरवाइज हो सकता है कभी आगे जाके एरर दे दे। तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया
और इसको एंटर मारा तो ये देखो यहाँ पर राइट आ गया, अल्टर टेबल प्रैक्टिस एड गेट इन, यहाँ जीरो रो अफेक्टेड। ये जीरो रो अफेक्टेड तुमको चेंज देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा? जब तुम डिलीट वाला काम करोगे तब, तो वो तुमको आगे दिखाऊंगा मैं। अब देखो अभी भी तुम यहाँ पर बोलोगे यार मैंने तो एज ऐड कर दिया बट यहाँ पर एज नहीं है। अब तुमको पता चलना चाहिए क्या करना है, रिफ्रेश करना है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तुमको एक एज वाला भी कॉलम देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा अल्टर है। टेंशन मतलब ये अल्टर के साथ हम लोग बहुत सारी भी चीज करने वाले आगे वाले सेशन में जब प्रैक्टिस करेंगे तब। अब उसके बाद देखने को हम लोग को मिलता है आगे क्या है। अभी भी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ही चल रहा है। अब डिलीटिंग टेबल। डिलीटिंग टेबल में पहला पार्ट आता है ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट का क्या मतलब होता है? ट्रंकेट का क्या मतलब होता है? ट्रंकेट टेबल कमांड डिलीट ऑल द रोज इन अ टेबल बट कीप्स द टेबल स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर यूज। समझ में आया? क्या मतलब कि अगर तुम्हारा कोई टेबल है, टेबल में अगर तुम कोई डेटा डाल रहे हो और डेटा को अगर तुमको डिलीट कराना है तो तुम यूज करोगे ट्रंकेट टेबल। समझ में आया? ट्रंकेट टेबल जैसे ही यूज कर लोगे तुम्हारा उसके अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बट जो तुमने उसके अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन किया था वो कभी डिलीट नहीं होगा। क्या मतलब? ये जो तुमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ना, ये डिलीट नहीं होता, यानी कि ये कॉलम भी डिलीट नहीं होगा। ये एज इट इज उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होता है। तुमको कंफ्यूजन होगा, अभी मैं थोड़ी देर में ये भी दिखा देता हूँ। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते क्या है। तो सिंटैक्स क्या है? ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी ट्रंकेट हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर अभी प्रैक्टिस के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कुछ डेटा ही नहीं है। डेटा नहीं है, दिखा देता तुमको कि इसके अंदर है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम। ये टेंशन मत लो, ये अभी तक तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, ये तुमको मैं आगे दिखाते चलूंगा, टेंशन मत लेना। तो अभी के लिए तुमको दिखा देता हूँ कि ये जो हमने अभी प्रैक्टिस कॉलम क्रिएट किया था, आई मीन टू से टेबल क्रिएट किया था, उसके अंदर देखो कुछ भी डेटा नहीं है। अभी इसके अंदर थोड़ा डेटा डालते हैं फिर उसके बाद ट्रंकेट देखते कैसे काम करता है। ठीक है, अब कैसे करना है, लिखना पड़ेगा तुमको, पहले डेटा डालना है। डेटा डालने के लिए ये पार्ट तुमको अभी तक मैंने नहीं सिखाया तो टेंशन मत लो। कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू किसमें? किसमें? टेबल का नाम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? लिखा मैंने प्रैक्टिस। इसके आगे क्या लिखना है? वैल्यू। वैल्यूज लिखा। अब वैल्यूज कैसे लिखना है? वैल्यूज के बाद पैरेंथेसिस डालना है। जो भी इसके अंदर पैरेंथेसिस है वो आई मीन टू से ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी नाम है वो सारे नाम का इधर पे पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास कर दो, मतलब वो नाम इधर लिख दो। हालांकि ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं होती है बट मैं तुमको बताऊंगा कि कब कैसे करना है। अभी के लिए बस मैं फटाफट ये कर लेता, उसके आगे देखते कैसे करना है। जेंडर हो गया, फिर जेंडर के बाद क्या था उधर पे? एज। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ है। ये यहाँ पर वैल्यूज ऐसे नहीं होगा, ये पहले जब तुमने ये लिखा ना उसके प्रैक्टिस के बाद तुरंत वो नाम डिफाइन करना, फिर उसके बाद लिखना वैल्यूज। अब वैल्यूज में तुमको इसे पास करना है। पहले क्या वैल्यू पास करना है? नेम। नेम क्या है? कैरेक्टर, मतलब वेर केयर है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट में नाम डालना जो भी तुमको डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सतीश, फिर उसके बाद कॉमा। कॉमा के बाद दूसरा क्या है? सैलरी। सैलरी मतलब ये जो इधर ऑर्डर लिखा उसी ऑर्डर में डेटा इधर पे डालना है। सैलरी, सैलरी तुमको पता था डेसिमल में है तो डेसिमल में लिखते हैं, चलो 10,000 या फिर 100 रुपए .20 रुपीज। ठीक है, मतलब 100.20, ये हो गया। फिर कॉमा। तीसरा क्या है? जेंडर। जेंडर को मैंने डाला कैरेक्टर। कैरेक्टर एक कैरेक्टर, अगर मैं लिखूं एम तो ये सही है बट इसके आगे अगर मैं कुछ और भी लिख दूं इसी के अंदर तो एरर देने लगेगा। फिर कॉमा। फिर उसके बाद क्या है? अपना एज। एज तो अपना नंबर में तो नंबर डालते, नंबर कितना डालते? 20। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते। एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही, ये देखो एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पर तुमको कुछ एरर देखने को नहीं मिला। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, अब उसके अंदर डेटा आ चुका है। डेटा देखते हैं, देखो एक डेटा आ चुका है, सतीश 100.20 M20, ये तुम्हारा डेटा है। अब एक्चुअल में जो तुमको मैंने सिखाया था कि ट्रंकेट क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। ट्रंकेट का क्या मतलब होता है? ट्रंकेट का ये मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा टेबल है, टेबल के अंदर जो भी तुम्हारा कॉलम, मतलब जो भी कॉलम या फिर बोल सकते हैं जो भी तुम्हारे टेबल के अंदर वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज को डिलीट कर देता है बट तुम्हारा डेफिनेशन यानी टेबल का डेफिनेशन को कुछ अफेक्ट नहीं करता है। जैसे देखते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करना है तुमको? टेबल। टेबल कौन से टेबल का नाम क्या है? टेबल बता दो फटाफट उसको, प्रैक्टिस। बस जैसे ये लिख दोगे ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, तो तुम्हारा जो भी डेटा रहेगा उसके अंदर डिलीट हो जाएगा। अब दिखाता हूं तुमको, देखो यहाँ पर ट्रंकेट सक्सेसफुल हो गया। अब तुमको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने से कहता जब ये स्टैंडर्ड कोड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, इससे ये पता चलेगा उसके अंदर जितने भी डेटा सब तुमको दिख जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट किया ये देखो सारा खाली हो गया। लेकिन क्या तुम्हारा ये चीज गायब हुआ है? जी नहीं, मतलब तुम्हारा डेफिनेशन जो तुमने प्रोवाइड किया था डेटाबेस को वो स्टिल प्रिजर्व है बट डेटा सारा खाली हो चुका है। तो ये होता है तुम्हारा अल्टर कमांड, सॉरी ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या करता है कि तुम्हारा जो भी टेबल के अंदर डेटा है उसको डिलीट कर देगा बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका डेफिनेशन होता है जो कि तुमने डिफाइन किया उसको डिलीट नहीं करता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का
लास्ट वाला पार्ट है ड्रॉप टेबल। अब ड्रॉप टेबल क्या था, जो कि तुमको अगर याद हो, मैंने तुमको यहां पर बोला था कि जब तुम आगे पढ़ोगे ड्रॉप और ट्रंकेट तो तुमको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि अरे यार ट्रंकेट यूज करना है कि ड्रॉप यूज करना है, तो वो तुम्हारे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, और जो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है वो मैं पहले ही रिजॉल्व तुम्हारा कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर जो हमने ट्रंकेट सीखा, ट्रंकेट का एक बार फिर से क्विक रिविजन करते हैं। ट्रंकेट क्या होता है, तुम्हारे टेबल में जो भी डेटा रहेगा उसको डिलीट कर देगा, बट टेबल के अंदर जो सारे कॉलम है उसको डिलीट नहीं करेगा। अगर सिंपल में ये समझा जाए तो ये मतलब होता है। लेकिन ड्रॉप टेबल क्या करता है, द ड्रॉप टेबल कमांड कंप्लीटली रिमूव्स अ टेबल एनी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है कि जो भी तुमने टेबल बनाया था उसके अंदर जो भी डेटा है वो तो डिलीट करेगा ही करेगा, लेकिन जो तुम्हारा टेबल है ना वो टेबल को भी डिलीट कर देगा। मतलब जो तुमने डेफिनेशन दिया था डेटाबेस को कि ये टेबल में ये डेफिनेशन है, वो भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझा तो एक बार तुमको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं, बट तुम सिंटेक्स देख लो पहले। सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। समझ में आया? एक बार देखते हैं। लेकिन एक बार पहले एक वैल्यू करके दिखाता हूं, मैं तुमको पहले वैल्यू डाल देता हूं, उसके बाद तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये देखो, मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दिया, एग्जीक्यूट कर गया। अब उसके बाद ये तुमको पहले उसके अंदर दिखा देता हूँ वैल्यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर ट्रंकेट नहीं करके मैं लिखूंगा ड्रॉप। ड्रॉप क्या करना है, टेबल, क्योंकि ये जो ड्रॉप क्या करता है मालूम है, डिलीट करने का तो काम कर रहा है, लेकिन ये टेबल को भी डिलीट कर सकता है, व्यू को डिलीट कर सकता है, ट्रिगर। इसलिए तुमको टेबल ऐसा नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है, ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या था बच्चों, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने लिखा, एंटर मारा। अब चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कुछ तो सक्सेसफुल दिखा है, बट बट अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है इधर। ये देखो, तुमको अब एरर देखने को मिल रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। जो भी इधर दिखा है, अब देखो एरर में क्या देखने को मिला मैसेज में, टेबल सिंक प्रैक्टिस डजंट एग्जिस्ट। ये देखो, सिस्टम डॉट प्रैक्टिस मतलब सिस्टम क्या है तुम्हारा, डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर ये जो डॉट के बाद ये जो नाम है ना, ये टेबल का नाम है, यानी कि सिस्टम के अंदर ये जो प्रैक्टिस वाला टेबल है वो डजंट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है, यहाँ जो ये टेबल था ना, इसके अंदर से देखो, मैं रिफ्रेश भी करता हूँ, देख लो एक बार, इसके अंदर वो टेबल ही गायब हो गया। समझ में आया? तो इसका ये मतलब तुमने सीखा कि ट्रंकेट जो रहता है वो तुम्हारे टेबल को डिलीट नहीं करेगा, उसके अंदर के डेटा को डिलीट कर देगा। लेकिन ड्रॉप टेबल क्या करता है कि जो तुम्हारा टेबल होगा उसके अंदर डेटा अगर है तो उसको डिलीट तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ तुम्हारे टेबल को भी डिलीट कर देगा। तो ये था तुम्हारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। लेकिन उससे पहले जो तुमको मैंने प्रॉमिस किया था कि जितना भी हमने पूरा अभी तक सीखे, ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके ऊपर कैसे डेटा टाइप्स को डिफाइन करना है, ये है वो है। अब उस पर कुछ स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट यानी कुछ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो अभी खत्म किए, इसके बाद हम लोग फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज चालू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में जब तुम लोग आओगे तो तुमको कुछ प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन लोग के साथ काम करना है, और उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थैंक यू।